हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस डिवाइस क्रैश कोर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 6 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय स्कूल में या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में या फिर सैनिक स्कूल में, उन सभी बच्चों के लिए ये क्रैश कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 7 चैप्टर्स, जिसमें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड सेंस, लॉजिकल वेन डायग्राम, क्लॉक एंड कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के साथ साथ मिसिंग नंबर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। न सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट बल्कि इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेके 7 चैप्टर तक फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था, और हो सकता है कि ये भी जो लेक्चर है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ कंप्लीटली तैयार होंगे। और मैथ्स का जो पूरा सिलेबस है हमने 8 डेज में कंप्लीट किया था, आपको पता होगा। और पूरे 25 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट रिवीजन कराए हैं, उसको आप 8 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ साथ रीजनिंग के जो दो रीजनिंग को हमने 2 दिन में फिनिश करने का वादा किया था, और डे 1 में हमने रीजनिंग के पूरे 7 चैप्टर डिस्कस करे थे। और आज हम डिस्कस करेंगे ये रीजनिंग के पूरे चैप्टर नंबर 8 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक, जिसमें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, लॉजिकल वेन डायग्राम, क्लॉक एंड कैलेंडर, सेटिंग अरेंजमेंट, नॉन वर्बल और मिसिंग नंबर्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार सिलेबस अपने पास में रखो। सिलेबस से क्या होता है, आपको आइडिया लगता है कि कितना पार्ट हमने पढ़ लिया है, कितना पार्ट अभी कंप्लीट करना बाकी है, और किस तरीके से किस टॉपिक्स में मुझे डाउट है। ये कब क्लियर होता है, जब सिलेबस सामने होता है, तो आपको पता लगता है कि इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, इतना कंप्लीट करना बाकी है, यहां पे डाउट है, तो आप प्रॉपर डाउट भी पूछ पाते हो। नोटबुक और पेन के साथ आई होप कि तैयार होंगे। और मुझे उम्मीद है यार इस चैप्टर्स को आप कंप्लीट जरूर करोगे मेरे साथ में। कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। अगर आपको नहीं आते ना तो भी आप सीखोगे, एक एक टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है ब्लड रिलेशन। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, ब्लड रिलेशन को समझने के लिए आप अपने आप को एज्यूम कर लो उसके अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को एज्यूम करना है। मैं कहता हूं कि ब्लड रिलेशन आपको समझना है ना, रिश्ते आपको समझना है, तो आप अपने से कंपेयर करो। आपके ऊपर जनरेशन, आपकी मम्मी और आपके पापा, मदर और फादर, इनके ऊपर जो जनरेशन है वो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। और अगर आपके मदर साइड से देखा जाए तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, यानी कि आपके नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा। और मम्मी पापा की ही जनरेशन में अगर आप देखोगे तो आपके अंकल होंगे, अंकल की जो वाइफ होंगी वो आंटी होंगी। ये आपके मम्मी पापा के फर्स्ट कजन होंगे, राइट। इस तरीके से अगर आप मम्मी साइड देखोगे तो क्या हो जाएगा, मैटरनल मदर साइड में देखोगे तो ये अंकल होंगे जो कि आपके मामा जी कहलाएंगे। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने नीचे की जनरेशन को भी समझना है। नीचे की जनरेशन को किस तरीके से आप समझ पाओगे, देखिए जूम करके मैं आपको बताता हूँ। ये जनरेशन आपने समझा, एक ये जनरेशन हो गई आपकी, आप अपने ऊपर की एक जनरेशन आपने समझी, और इससे ऊपर की भी एक जनरेशन आपको समझनी है ये। तो आपको फर्स्ट आप हो, फिर सेकंड, और ये फिर थर्ड। एक 3 जनरेशन ऊपर और 3 जनरेशन नीचे आपको समझनी होती है। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। आपका बेबी सन होगा आपका, और ये जो डॉटर है वो फिर इसके इनके जो भाई होंगे वो इन नेफ्यू होंगे, नीस होंगे। ये सारी जनरेशन आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने इस टेबल को समझ लिया ना, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को समझने के लिए अब आप तैयार हो चुके हो। एक बार मैं हिंदी में इस पूरे चार्ट्स को बता देता हूँ कि सबसे पहले जनरेशन पे टॉप पे दादा दादी, नाना नानी। और ये जो जनरेशन है इसमें चाचा चाची, बुआ फूफा, ताई ताऊ, माता पिता आपके, मामा मामी, मौसी मौसा, है ना, सास ससुर, ये जनरेशन हो गई। फिर अब यहाँ पे देखोगे तो जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननद नंदोई, पत्नी साइड से, इधर बहन जीजा, भाभी भाई, फिर भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, फिर साला साली इधर होंगे। पति के एंड से देखोगे सास ससुर होंगे। फिर बेटा होंगे, बहू, फिर उसके बाद से बेटी, दामाद, पोता पोती। ये जनरेशन आपको पता होने चाहिए, ये रिश्ते आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को रिश्ते नहीं पता है, और इस रिलेशनशिप चार्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो आप ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन है वो आप कर पाओगे। देखिए, रिलेशनशिप में अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चंस पढ़ते हो तो कुछ टर्म्स जैसे कि फादर सन्स एंड मदर सन, उनको हम क्या कहते हैं, आपकी मम्मी के भाई को ब्रदर, राइट।
और अब फादर्स डॉटर या फिर मदर्स डॉटर, तो ये सिस्टर्स ये टर्म यूज होता है, ब्रदर सिस्टर्स, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, अंकल आंटी, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इसके अलावा सिस्टर इन लॉ, ये टर्म्स, और इसमें ये टर्म्स यूज होते हैं रिलेशन को बताने के लिए इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर वर्ड्स थोड़े कम है, हिंदी में आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हो, जिसमें कि सास ससुर भी होता है, मामा मामी भी होता है, तो ये सारे टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे। इसी तरीके से सिस्टर इन लॉ यहाँ पे किसको क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, नोट डाउन करनी पड़ेगी। जब आप नोटबुक में नोट डाउन करोगे अच्छी तरीके से, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, समझिए कि ब्लड रिलेशन में किस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट समझना। देखिए, हमेशा की तरह पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और एक बार जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो चीजें आपको क्लियर हो जाती है। तो ब्लड रिलेशन के जो चार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टर्म्स में हम क्या कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और ब्लड रिलेशन को समझने के लिए अपने आप को एज्यूम करो, सिंपल सी बात है। आपकी आपकी जो ऊपर जो जनरेशन है, आपके मम्मी पापा, उनके ऊपर दादा दादी, नीचे आपके बेटे, फिर उनके जो होंगे वो आप अपने से रिलेशन बनाइए, अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। देखिए, डायरेक्शन आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन जब हम कॉपी के अंदर डायरेक्शंस बनाते हैं, तो ये देखिए, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया ये आपका ईस्ट हो गया, ये वाला पार्ट आपका वेस्ट हो गया, ये टॉप में नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ हो गया। अब नॉर्थ का लेफ्ट, ये है नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट हो गया आपका, ये लेफ्ट साइड है, और ये आपका राइट साइड है, क्लियर, ये राइट साइड है। इसी तरीके से अगर आप वेस्ट की बात करें तो ये ऊपर में राइट होगा, नीचे में लेफ्ट होगा, करेक्ट। इस तरीके से ये ऊपर में लेफ्ट होगा, नीचे में राइट होगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखोगे, इधर राइट होगा और इस तरफ में लेफ्ट होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि लेफ्ट किधर है, राइट किधर है। तो ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मैं आपको सिंपल बता देता हूं, आप अपने आप को एज्यूम करके देखिए। आपकी लेफ्ट की तरफ में, अगर आपने ऊपर की तरफ सामने की तरफ देखा हुआ आपने, अगर आपका मुंह बिल्कुल सामने, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े और आपका मुंह इधर है, तो लेफ्ट आपका इधर होगा, राइट आपका इधर होगा। इस तरीके से अगर आपने इधर मुंह किया हुआ है तो लेफ्ट आपका इधर होगा, राइट आपका इधर होगा। अगर आपने वेस्ट की तरफ मुंह किया हुआ है तो लेफ्ट आपका इधर होगा, राइट आपका इधर होगा। साउथ की तरफ मुंह किया हुआ है तो लेफ्ट आपका इधर होगा, राइट आपका इधर होगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो डायरेक्शन में ये आपने समझ लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये जो कॉर्नर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इसको भी आप लिख लो। ये देखिए, इसको हम कहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। समझिए, ये नॉर्थ से इनका रिलेशन बनता है, इनका रिलेशन साउथ से बनेगा, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ के ईस्ट की तरफ और साउथ वेस्ट। ये रिलेशन आपको समझना पड़ेगा डायरेक्शन को समझने के लिए। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक व्यक्ति है, पहले ईस्ट की तरफ चला, पूरब की तरफ चला, फिर वो ऊपर नॉर्थ की तरफ चला, तो ये नॉर्थ की तरफ चला गया। इसके बाद वो फिर से वेस्ट की तरफ चला, तो वेस्ट इधर चल गया। अगर वो पूछता कि वेस्ट के बाद फिर कहाँ गया, फिर वो ऊपर की तरफ गया, तो उसकी डायरेक्शन किस दिशा में है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका मुंह किस तरफ है, किस दिशा की तरफ वो चल रहा है, या कितने किलोमीटर वो चल चुका है, वो सारे क्वेश्चंस डायरेक्शंस के पूछे जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। मैंने ब्लड रिलेशन के बारे में बात करी, मैंने डायरेक्शन टेस्ट के बारे में भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जब आप इन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपको पता होंगे ना, तो ही आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए, अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। कि रैंकिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसके पहले वाले चैप्टर्स में, अगर आपको पता हो कि रैंकिंग में क्या होता है कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, मतलब किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रैंकिंग के अंदर, कि लोग कहाँ बैठे हुए हैं, किस पोजीशन में बैठे हुए। आई होप कि रैंकिंग का जो हमने कॉन्सेप्ट था वो पहले हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ रैंकिंग में क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंकिंग के अंदर, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आप टोटल नंबर को फाइंड आउट करोगे, या फिर जब मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझाया था तो उसमें रैंकिंग भी समझाया था। एक बार फिर से मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी रो में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका नाम ए से शुरू हो रहा है, इसका नाम बी से शुरू हो रहा है, इसका नाम सी से, इसका नाम डी से, इसका ई, इसका एफ और इसका जी, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि सी की टॉप से पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे 1, 2, 3। टॉप से तो वो तीसरे नंबर पे है, लेकिन नीचे से कौन से नंबर पे है, 1, 2, 3, 4, 5। नीचे से वो 5वें नंबर पे है, नीचे की तरफ से अगर देखोगे तो ये 5वें नंबर पे है। अगर मैं बोलूँ कि टोटल उस रो में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, 5 और 3,
ऊपर से पोजीशन पता है, नीचे से पता है, उन दोनों को प्लस करना है। सबसे पहले 8 आ गया, इसमें से 1 माइनस कर दो तो क्या आ गया, ये 1 माइनस करने पर 7 आ जाएगा, यानी करेक्ट पोजीशन आ जाएगी। अगर ऊपर से आपको कोई पोजीशन दी हुई है और नीचे से पोजीशन पता करना है तो कुछ नहीं करना, जितने भी टोटल नंबर है उसमें 1 प्लस कर दो पहले ही 8, और ऊपर से जो पोजीशन दी हुई है 3, इसको माइनस करोगे तो ये 5 आ जाएगा। मतलब बहुत सिंपल है। अगर टॉप से पोजीशन आपको पता है कि तीसरे नंबर पे है और आपसे पूछा जाए कि बॉटम से पोजीशन बताओ और टोटल आपको पता है कि कितने लोग हैं वहां पे, टोटल मान लो 7 है, तो मैंने क्या बताया, इस टोटल में सबसे पहले तो 1 प्लस कर लो तो 8 हो गया, और टॉप से जो पोजीशन है उसको माइनस कर दो तो 5, यानी बॉटम से उसकी 5th नंबर पे पोजीशन है। इसी तरीके से अगर बॉटम से दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है कि बॉटम से किसी पर्सन की जो पोजीशन है वो है 4th नंबर पे, और उस पूरी रो के अंदर 14 मेंबर्स बैठे हुए हैं। कितने मेंबर्स बैठे हुए हैं, 14, तो टोटल आपको पता चल चुका है। टोटल में 1 प्लस किया आपने, आ गया 15, और इधर माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो टॉप से उसकी पोजीशन है वो 11 होगी। तो इस तरीके के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रैंकिंग के, ऑलरेडी मैंने बताए हैं, और रैंकिंग के भी क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं क्लॉक एंड कैलेंडर के बारे में। तो सबसे पहले क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपने घड़ी देखी है? अगर आपने घड़ी देखी है तो घड़ी कुछ इस तरीके से बनी होती है, और उस घड़ी में टोटल जो इम्पोर्टेंट जो सुइयां होती हैं, जो कांटे होते हैं, वो 3 होते हैं। एक होता है आपका सेकेंड एंड, एक होता है मिनट एंड, और एक होता है आपका आवर एंड। एक आवर होता है, एक होता है आपका सेकंड, और एक होता है मिनट। तो सबसे जो बड़ा होता है उसको हम मिनट एंड बोलते हैं। सेकंड्स का बहुत कम काउंट होता है, और जो छोटा होता है उसको हम आवर एंड बोलते हैं। तो मिनट में क्या होता है, अगर देखा जाए 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरीके से टू एंड्स जो रिप्रेजेंट करता है, जो स्मॉलर एंड है वो आवर एंड को बताता है, जो लार्जर एंड है वो मिनट हैंड को बताता है। स्मॉलर हैंड आवर हैंड को बताता है, और लार्जर बड़ी वाली जो सुई है वो मिनट हैंड को बताती है। इसी तरीके से जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो आपको पता है 1 से लेके 12 तक लिखे होते हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5, और 1 मिनट में इंडिकेट करता है 1 to 60। 1 मिनट पूरे 60 मिनट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये क्लॉक के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी आपको पता भी है। अब हम बात कर लेते हैं मूवमेंट के बारे में। अब दोनों मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, चाहे वो क्लॉक एंड हो, चाहे वो ये हमारा आवर एंड हो, दोनों ही पोजीशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। 1 आवर्स मिनट्स पासिस 60 मिनट्स, एंड 5 मिनट्स का सेम ड्यूरेशन होता है दूसरे पे जाने के लिए, 1 से लेकर 2 पे जाने के लिए 5 मिनट्स का। इसी तरीके से 60 मिनट्स में वो 55 मिनट्स का स्पेस, यानी कि 330 डिग्री ऑन द आवर एंड पे बनता है। इसी तरीके से हर घंटे में आप देखोगे कि हैंड है ना, एक बार एक दूसरे से कॉन्साइड होती है और एक दूसरे के अपोजिट होती है। दे पॉइंटेड अपोजिट डायरेक्शंस एंड एवरी 30 मिनट्स। हर 30 मिनट में एक दूसरे के अपोजिट में डायरेक्शंस होगी, हर 30 मिनट में क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट में होंगी। दे आर ट्वाइस एट राइट एंगल, और 2 बार राइट एंगल बनता है, एक बार 3 बजे और एक बार 9 बजे राइट एंगल बनेगा, 2 बार बनेगा, और हर 15 मिनट पे, 15 मिनट के स्पेस पे राइट एंगल बनता है, आपको पता ही है। 2 बार नहीं, ये जहां भी 15 मिनट का स्पेस होगा, जैसे ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, तो यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा 15 मिनट के स्पेस पे, और यहाँ भी राइट एंगल बनेगा, यहाँ भी राइट एंगल, और यहाँ भी राइट एंगल, सब में राइट एंगल बनेगा। तो इन एंगल्स का पता होना चाहिए। सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं कॉन्सेप्ट के अंदर। अगर आपने इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है तो आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। इसी तरीके से कैलेंडर के कुछ बेसिक्स रूल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि कैलेंडर के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ बेसिक्स आइडिया हमें होना चाहिए कि कैलेंडर की जब सबसे छोटी यूनिट होती है दिन, दिन से स्टार्ट होता है हमारा कैलेंडर, और उससे पहले जो होता है वो क्लॉक के अंदर पूरी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो घंटे हो गए, मिनट हो गए, सेकेंड्स हो गई, वो क्लॉक के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो सबसे छोटी यूनिट होती है कैलेंडर के अंदर वो 1 दिन, 1 दिन होता है, और 1 दिन का जो एवरेज टाइम होता है, और जब कंप्लीट करती है रोटेशन अपने एक्स एक्सिस से। इसी तरीके से सोलर सिस्टम में आपको भी पता है अर्थ, सोलर ईयर इज द टाइम टेक्स अर्थ ऑर्बिट द सन। सन पूरे चक्कर लगाता है। अब इसमें होता है क्या है कि हमें ऑर्डिनरी ईयर्स हमें पता होना चाहिए और लीप ईयर्स पता होना चाहिए। ऑर्डिनरी में क्या होता है कि 365 दिन होते हैं,
और और आपको पता होना चाहिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड के अंदर पूरा एक सोलर ईयर कंप्लीट होता है। अगर आप ऑर्डिनरी की बात करें तो 365 डेज हम काउंट करते हैं, और हर 4 साल में 366 डेज हो जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा आवर्स जो कैलकुलेट होते हुए जाता है तो 366 हो जाता है। लीप ईयर जिनको हम कहते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और लीप ईयर को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, जैसे 2024 चल रहा है अभी, तो 2024 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो नंबर है वो क्या होगा, लीप ईयर में काउंट होगा। मतलब इस बार का जो हमारा ईयर होगा वो 366 डेज का होगा। और हर 4th सेंचुरी में क्या होता है, ये चेंज होता रहता है लीप ईयर। अब 24 के बाद 28 में आएगा। तो इस तरीके से सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, ओड और इवन डेज का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि द नंबर ऑफ ओड डेज कंप्लीट इन वीक्स पीरियड्स एंड दैट। अब क्या होता है, जैसे कि आपसे पूछ दिया 15 डेज, राइट, और आप वीक का पीरियड पूछा तो आपको 7 से डिवाइड करना होगा, तो एक डे एक्स्ट्रा आएगा। अगर वीक आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो फिर इसमें देखना पड़ेगा कि जो एक दिन बच रहा है वो कौन सा दिन होगा, 15वां दिन कौन सा होगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, 52 वीक्स होते हैं और 1 ओड डे होता है। लेकिन लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब 52 वीक्स ऑर्डिनरी और प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। और इसमें क्या होता है, 52 लीप ईयर में और 2 डेज एक्स्ट्रा। तो जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी को अगर मंडे था, अगर 1 जनवरी को मंडे था तो डे जो जो हम काउंट करेंगे, जैसे कि हम संडे के लिए हमने 0 मान लिया, मंडे के लिए 1, है ना, और ट्यूसडे के लिए 2 मान लिया। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं। अगर 1 जनवरी को मंडे था तो आप ये बता सकते हो कि नेक्स्ट 1 जनवरी को क्या होगा। सबसे पहले तो 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे और एक दिन आपका एक्स्ट्रा बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, मंडे के पास ट्यूसडे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। मंडे एंड 1 ओड डे, इसको हम ट्यूसडे काउंट करेंगे, फिर ट्यूसडे फॉर 2 ओड डे, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। तो हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी और डे बाई डे हम काउंटिंग करके चीज़ों को सीखने लगते हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां भी मैं जो कॉन्सेप्ट्स आपके लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को मैं अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया हूं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम क्लियर करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, सब यहाँ पे मिस्टेक सबसे ज्यादा क्या होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, मंडे से स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे संडे से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने संडे को 0 माना है ना, तो फिर मंडे को 1। कुछ लोग मंडे को 1 से स्टार्ट करते हैं और फिर 0 पे खत्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या चीजें एज्यूम कर रहे हो और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। अब आता है सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जिनको हम समझने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं सिखाते जा रहा हूं आप ऊपर हेडिंग डाला करिए अपनी नोटबुक के अंदर। सबसे पहले मैंने आपको बताया रैंकिंग वैंकिंग मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस बता दिए थे ऑलरेडी, ब्लड रिलेशन बताया मैंने आपको, डायरेक्शन टेंस सेंस बताया, और क्लॉक एंड कैलेंडर बता रहा हूँ, और सीटिंग अरेंजमेंट पे भी मैं आ चुका हूँ। इसके अलावा लॉजिकल वेन डायग्राम के साथ साथ नॉन वर्बल रीजनिंग के साथ साथ मिसिंग नंबर्स को भी हम देखेंगे। देखिए, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है, आपको लेफ्ट और राइट से पोजीशन देखनी होती है। अगर अगर वो अपने मुंह ऊपर की तरफ करके बैठे हुए हैं, ऊपर की तरफ, है ना, सामने की तरफ बैठे हुए हैं, एक लाइन में आगे की तरफ ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो लेफ्ट इधर से और राइट इधर से। अगर नीचे की तरफ बैठे हुए हैं तो लेफ्ट इधर से होगा और राइट इधर से होगा। तो ये आपको लेफ्ट राइट की पोजीशंस को पता करना होगा और समझना भी होगा। अब जैसे क्या होता है, एक तो अगर सीधी लाइन में बैठे हुए हैं तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर की तरफ मुंह है या नीचे की तरफ मुंह है, किस तरफ मुंह है, उसको देख करके हम लेफ्ट राइट को डिसाइड करते हैं। अब क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि सर्कल में लोग बैठे हुए हैं, तो सर्कल में जब लोग बैठते हैं, अगर अंदर की तरफ मुंह करके बैठते हैं, अगर अंदर की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो इस तरफ आपका लेफ्ट और इस तरफ आपका राइट, इस तरफ आपका लेफ्ट उस तरफ आपका राइट। तो ये आपके राइट राइट की पोजीशन चलेगी और इस तरफ से आपका लेफ्ट लेफ्ट का पोजीशन चलेगा। ये आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट और ये राइट राइट। ये कब, जब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हो तब की बात बता रहा हूं मैं। इसी तरीके से अगर बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हो तो ये पूरा अपोजिट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। इधर से जो चीजें आएंगी वो आपकी लेफ्ट लेफ्ट होंगी और इधर से जो चीजें आएंगी वो राइट राइट होंगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप चीजों को लेकर के चल रहे हैं। अगर आप नीचे की तरफ से काउंट करो, अंदर की तरफ से नीचे, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हो एक सर्कुलर टेबल पे, तो लेफ्ट आपका इधर होगा, राइट आपका इधर होगा, ठीक है। और यही चीज आपको समझनी है। अभी यहाँ पे भी देखिए नीचे की साइड में क्या हो रहा है,
राइट इधर हो रहा है और लेफ्ट इधर हो रहा है, तो ये राइट आपका इधर से चल ही रहा है तो राइट इधर आएगा, लेफ्ट इधर से चल रहा है तो लेफ्ट आपका इधर आएगा। यहाँ भी सेम अपोजिट है उसका। तो एक सर्कुलर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और एक लीनियर सीधी लाइन में भी बैठे रहते हैं। इसके अलावा वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली नॉन वर्बल रीजनिंग में ज़्यादा पूछते हैं और ये एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे कलर दे दिया, ग्रीन दे दिया, लाइट ग्रीन दे दिया और फिर सच इस तरीके का ग्रीन कलर के अंदर फिर ग्रीन, ग्रीन के अंदर लाइट ग्रीन, ये पूरा एक दूसरे के अंदर आएगा। तो ये एप्लीकेबल किस तरीके से होगा आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एक मेन कैटेगरी होती है, दो उसकी सब कैटेगरी होती है। जैसे कि लिक्विड दे दिया, लिक्विड, अब लिक्विड में आपको वाटर भी दे दिया और मिल्क भी दे दिया, तो ये क्या हो गई, एक कैटेगरी हो गई। एक मेन कैटेगरी हो गई, उसके अंदर दो सब कैटेगरी हो गई। अब क्या होता है, एक कैटेगरी होती है और बाकी कैटेगरी होती है एक दूसरे, एक होती है कैटेगरी, मेन कैटेगरी, उसके अंदर एक और कैटेगरी होती है और बाकी जो तीसरा होता है वो थोड़ा सा उससे मिलता जुलता रहता है। जैसे कि मान लिया वेजिटेबल दे दिया और एक वेजिटेबल में दे दिया कैप्सिकम और रेड, और कुछ में दे दिया कि रेड और कुछ अलग हैं, कुछ सब्जियां रेड से अलग हैं, तो ये सब्जियां रेड से अलग हो गई। तो इस तरीके से डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स बना करके हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया कि एक हेड मास्टर है, एक एक्टर है और एक क्वीन है, तो कहीं ना कहीं जो आपका एक्टर और क्वीन ये एक दूसरे से मिल सकता है कि जो एक्टर है वो क्वीन हो सकती है, हेडमास्टर बिल्कुल ही डिफरेंट है। जब तीनों सेक्शन डिफरेंट होते हैं तो तीनों को हम अलग करते हैं। जैसे कि एक ट्री हो गया, एक कॉफ़ी हो गया और एक एंग्री हो गया, तीनों अलग अलग चीज़ें। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें मैच करती हैं, तीनों में थोड़ा थोड़ा कॉमन आता है। देयर इज अ चांसेस फाइंडिंग अ कॉमन प्लेस सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज। जैसे कि मदर, मदर के बाद में दिया हुआ स्टेप मदर, स्टेप मदर के बाद सिस्टर इन लॉ, फिर अ सिंगल वुमेन कैन बी ऑल ऑफ एवर, मतलब ये साइमल्टेनियसली हो सकता है। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं वेन डायग्राम्स के, जो कि आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली एग्जाम्स के अंदर, ये आते आते हैं। इस तरीके से दो पार्ट्स ऐसा होता है जो बिल्कुल मैच करता है, एक दूसरे के अंदर होता है। जैसे मैंने बोल दिया पेड़ है एक, और फिर मैंने बोल दिया केले का पेड़ है, तो ये पेड़ हो गया, ट्री हो गया, फिर बनाना ट्री हो गया, और फिर मैंने बोल दिया एंग्री, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो दिस इज अ पर्टिकुलर दोज केसेस जहाँ पे ये सेक्शंस होते हैं और इस तरीके से हम वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस को डिसाइड करें। जैसे पेरेंट, फिर पेरेंट का रिलेशन, चाइल्ड रिलेशन का चाइल्ड से रिलेशन है, तो इसी तरीके से जो थर्ड होगा कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो ये चीज़ें जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड है। अब क्या होता है, ये सारे जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं ना, जब तक आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखोगे नहीं तो आपको चीजें क्लियर ही नहीं हो सकती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत फर्स्ट टाइम रीजनिंग को पढ़ रहे होते हैं। बेसिकली होता है कि रीजनिंग लोग जब पढ़ते हैं जब किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और ऑलमोस्ट मैंने सारी रीजनिंग्स पढ़ी हुई है। और आप अगर एक बार नोट्स बना के पढ़ लोगे ना अच्छे तरीके से, तो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे आपके। क्यों? आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होंगे। नॉर्मल रीजनिंग में क्या होता है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे एनालॉजी से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, कुछ सीरीज को कंप्लीट करने का बोला जाएगा, इमेज और फिगर को काउंट करने का बोला जाएगा, पेपर को फोल्ड करना, उसको कट करके बताना क्या डिजाइन बनी है, मिरर में किस तरीके से इमेज बनती है। जैसे मान लीजिए एम है तो मिरर में कैसा बनेगा, ए है तो वो मिरर में कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो इस तरफ मिरर है तो कैसा बनेगा, इस तरफ मिरर है तो ऐसा बनेगा। तो ये क्यूब और डाइस से प्रॉब्लम रिलेटेड आती है, और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, उनको देख करके, पिक्चर्स होती हैं, उनको देख करके हम सॉल्व करते हैं ऑप्शंस में से। और इसको हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस कहते हैं, मतलब बिना बोले इंटेलिजेंस लगाना है, आपको देख करके समझना है, पिक्चर्स दी हुई हैं और फिर आपको सॉल्व करना है। कुछ मिसिंग नंबर के भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मिसिंग नंबर्स में क्या क्या पैटर्न्स बन सकता है। कभी कभी क्या होता है कि दिया रहता है, सम हो सकता है दो दो नंबर्स का, या फिर एवरेज दे देता है। कभी कभी अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर्स होते हैं वो दे देता है। कभी कभी क्या होता है, अपोजिट्स डिफरेंट नंबर दे देता है, कभी मल्टीप्लिकेशन दे देता है उनके बीच में। कभी कभी क्या होता है, नंबर्स के स्क्वायर्स दे देते हैं, जैसे वन का स्क्वायर, फिर टू का स्क्वायर, फिर थ्री का स्क्वायर, फिर इस तरीके से बढ़ता जाता है, या फिर क्यूब दे देता है, वन का क्यूब, टू का क्यूब। तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं, इन सारे पैटर्न्स को जब आप सोचोगे तो जो सीरीज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पाओगे। समटाइम्स प्राइम नंबर्स आ जाता है, समटाइम्स इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, हर तरीके के नंबर्स आते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतने ही आप उतने तरीके से आप सोच पाओगे, इसमें तो यही है।
जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतनी तरीके से आप सोच पाओगे कि इस मिसिंग नंबर्स में क्या हो सकता है। कभी कभी टेबल के फॉर्मेट में भी देते हैं और एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है और पूछा जाता है कि इसमें क्या हो सकता है। तो ये अभी तक जो मैंने डिस्कस करे ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट से डिस्कस करें। ओके, और आपको क्या करना है, बताना है कि अब हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं कि ये जो आपको पिक्चर्स दिख रही है ना, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस में सबसे सही ऑप्शन कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा रूल है और उस रूल को समझ करके आप आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को दे सकते हो कि इसमें जो रिलेशन है ना वो एक पर्टिकुलर पैटर्न्स में दिख रहा है। तो आपको बताना है कि इसका रिलेशन अगर ये है तो इसका रिलेशन क्या होगा। आप देखिए ये जो है ना, ये जो नंबर है, ये पहले ये एरो देखिए, ऐसा एरो था, अब ये एरो है ना कंप्लीटली 135 डिग्री ऑलमोस्ट वो मूव हुआ है और फिर नीचे की तरफ में आ गया। अच्छा यहाँ पे है कोई, ठीक है, यहाँ पे तो 90 डिग्री हो गया मूव करने पे। अब 90 डिग्री के बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो 135 डिग्री मूव होगा कंप्लीटली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीख लिया है ना तो क्वेश्चंस को तो आप यूं ही सॉल्व करोगे। कभी एनालॉजी के क्वेश्चंस आएंगे, कभी रैंकिंग के आएंगे, कभी ब्लड रिलेशन के आएंगे, हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये दिया है कि इस पैटर्न को आप पूरा करो भाई, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे देखिए जो डी वाला ऑप्शन है वही पैटर्न्स को पूरा करता हुआ दिख रहा है। अब किस तरीके से पैटर्न है इसमें पूरा हो रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, और यहाँ पे भी अगर आप देखिए ये जो अंदर वाला जो सर्कल है वो बाहर हो जा रहा है और ये जो बाहर की चीजें वो अंदर हो जा रही है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो अंदर का बॉक्स है वो बाहर और जो बाहर का बॉक्स है वो अंदर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हमें पैटर्न्स को समझना है और एक बार आपने पैटर्न्स को समझ लिया ना तो हर तरीके के क्वेश्चंस को आप कर दोगे। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें बताइए कि इसमें कौन सा, इसमें इमेज छुपी हुई है, इसमें से कौन सा इमेज छुपी हुई है, इसमें से कौन सी इमेज है जो छुपी हुई है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही तो इसके अंदर छुपा हुआ है। ये देखिए ऐसा ऐसा बना हुआ है और ये इसके अंदर छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। और यहाँ पे भी आप बोलोगे सर इसको घुमा नहीं सकते क्या, नहीं, पहले हमें देखना है कि एग्जैक्ट कैसे मैच कर रहा है, और नहीं होता है उस ऑप्शन में फिर हमें देखना है कि रोटेशन करके कोई फिट हो रहा है क्या। अब ये देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मैंने बोला ना आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में एक्चुअल में क्या है, किस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है। अब ये लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन मांगे ना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 4 आएगा ना, तभी तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, सॉरी, और 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 आएगा, तभी तो 7 होगा, तभी तो 7 होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको 4, और चारों ऑप्शन में जो डी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट है। क्यों, क्योंकि 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 6 होगा फिर 7, यानी कि सारे नंबर सारे 9 लाइन से, और इसमें से 6 मिसिंग था, तो 6 इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्यों नहीं क्वेश्चंस बनेंगे, सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सब क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे, देखो 4 और 3 को प्लस करोगे तो 7 होगा, 5 और 2 को प्लस करोगे तो 7 होगा, तो यहाँ पे 6 और 1 को जब हम प्लस करेंगे ना तो 7 होगा। इस तरीके से भी इस नंबर को सॉल्व किया जा सकता है। पैटर्न्स आपको पहचानना है कि पैटर्न्स में क्या आ सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये नंबर इस तरीके से अरेंज किए गए हैं, तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा। सबसे पहले किस नंबर्स को हम रखेंगे, देखिए अल्फाबेट में सबसे पहले तो पी आता है, यहाँ भी पी आर दिया हुआ है, यहाँ भी पी आर दिया हुआ है, यहाँ भी पी आर दिया हुआ है, यहाँ भी पी आर, और यहाँ भी पी आर दिया हुआ है। अब ए बी सी डी में आई पहले आता है या फिर यहाँ भी आई दिया हुआ है, यहाँ ई दिया हुआ है, यहाँ भी ई दिया हुआ है, तो हमारा फोकस इस ई पे होगा क्योंकि ई पहले आता है। ई के बाद यहाँ पे भी वी है, यहाँ भी वी है। अच्छा ओके, यहाँ भी देखिए सबसे पहले डी वाला ऑप्शन आएगा, तो डी देखिए ना सी में आ रहा है, पहले ही नंबर पे डी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपका जो लॉजिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लॉजिक्स क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बनेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं ना, आपने केवल ये 2 लेक्चर्स
मुझे नहीं पता कि कितने घंटे के लेक्चर्स होंगे, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट से लेकर 7 चैप्टर कंप्लीट कराया रीजनिंग के, और ये इसका सेकंड पार्ट। 2 ही पार्ट में पूरी रीजनिंग खत्म हो चुकी है। और इन दोनों पार्ट्स को अगर आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया ना, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सैनिक स्कूल में रीजनिंग का, आप सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा वादा है। अगर आपने अच्छी तरीके से नोट्स बना करके, मेरी बात को सुन करके नोट्स बना करके, हो सकता है कि वीडियो अगर 2 घंटे की, 3 घंटे की, जितने भी घंटे की हो, आप करोगे तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख के लाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लिखना भी है। बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं, कितना स्क्रीनशॉट लोगे फ़ोन में, कितने स्क्रीनशॉट्स लोगे, कुछ नहीं होगा। नोट्स बनाओ, मेहनत करो, फिर लिखो। बहुत सारे बच्चे मेहनत करना आजकल छोड़ चुके हैं और फिर उम्मीद करते हैं यार सर मेरा सिलेक्शन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 4 ऑप्शन है, बताइए एक लॉजिकल ऑर्डर में सोच करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ रैन, फिर कूलिंग, फिर कंडीशंस, फिर हीटिंग्स, फिर इवेपोरेशंस। अब इसमें बताइए कि सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले तो आपके पास में क्या है, कूलिंग, ठंडा है। अब उसके बाद में रैन, बारिश, फिर आप कह सकते हो कि कंडेंशंस, फिर हीटिंग, उसके बाद इवेपोरेशन, हीट होता है फिर इवेपोरेट होता है। पूरी लॉजिकल ऑर्डर को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स भी करना है। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर्स दी हुई है और पूछा जा रहा है कि ना 5374 की वाटर में इमेज कैसे दिखेगी। ये वाटर है तो आपको बताना है कि किस तरीके की इमेज दिखेगी। 1 A B C D में से कौन सी ऐसी पिक्चर्स है जो 5374 को बता रही है। तो मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली वादे के साथ में कि जो ये सी वाला ऑप्शन, देखिए 4 को अगर आप देखोगे, 4 ऐसे ऐसे तो ऐसे लिखा हुआ है, तो 4 को अगर पानी में बनाओगे ना तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। 7 को अगर बनाओगे ना तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये, और 3 को बनाओगे तो 3 ऐसे बनेगा, और 2 को बनाओगे तो ऐसे बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन इसमें ही दिख रहा है, वाटर इमेज है ये। मिरर इमेज के भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि यार ये जो नंबर है ना, जो 400 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 388, फिर 376, फिर 364, इसमें मिसिंग टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, जिसमें कि 400 दिया हुआ है, इसके अलावा आपको जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 388, फिर 376, फिर उसके बाद में 364। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इन नंबर्स का डिफरेंस देखो, 12 का डिफरेंस है। यहाँ भी इन नंबर्स का डिफरेंस देखो, 12 का डिफरेंस है। यहाँ भी इस नंबर का डिफरेंस देखो, 12 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी 364 में से 12 को माइनस कर दो ना भाई, आंसर आपके सामने होगा 352। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सबसे सही आंसर होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करना है। और इसमें लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 7, फिर लिखा हुआ है 16, फिर 35, फिर 74। देखिए आप कुछ पैटर्न्स को नोट डाउन करने की कोशिश करिए कि क्या पैटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 3 है, फिर उसके बाद में 7 है, फिर 16 है। आप देखिए ये 3 जो है ना वो किस तरीके से आ रहा है। देखिए सबसे पहले तो अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो 3 किस तरीके से आ रहा है। 3 में अगर हम 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दें और 1 को प्लस कर दें तो 7 आ जाएगा। 7 में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दें और 2 को प्लस कर दें तो 16 आ जाएगा। 16 में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दें, 1 2 अब 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32, 32 और 3 35। इसी तरीके से 35 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करो और 4 प्लस कर दो, 74 आ जाएगा। 74 में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो और 5 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका जो भी ऑप्शन में होगा। तो ये देखिए 4 2 ज़ा 8 और 7 2 ज़ा 14, 148 में आपको 5 को प्लस करना है। देखिए 2 प्लस कर देंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि 153 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 153 ऑप्शन किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। 153 इज द राइट आंसर। 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस, 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 प्लस, 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 प्लस, 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 प्लस। और इस तरीके से आप इस मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। एक और पिक्चर दी हुई है यहाँ पे और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका जो सही इमेज है
वो आपको बताना है कि इसका राइट इमेज क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए A B C and D दिया हुआ, और इसके अकॉर्डिंग अगर सही पिक्चर्स को अगर हम सेलेक्ट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, देखिए यहाँ से ना ये यहाँ रोटेट हो रहा है, और न सिर्फ रोटेट हो रहा है, तो रोटेट हो ही रहा है यहाँ से, फिर ये रोटेट होके यहाँ पे आ गया, और ये जो इमेज है ना, ये जहाँ पे भी रोटेशन हो रही है उसके ठीक नीचे आ जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों में आनी चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। दोनों मिक्स होके यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का मिक्सअप होगा, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, दोनों तरफ से मिक्सअप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी एक पिक्चर दी हुई है, और इस पिक्चर में बताया गया है कि 35 out of 70 डायबिटीज आर फिगर डिपिक्ट डायबिटीज ग्रुप, मतलब लगभग 70 में से 35 लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं। तो आपको बताना है कि सबसे सही कौन सा बता रहे हैं। देखिए 70 में से 35 लोग, यानी कि आधे लोग बिल्कुल 1/2 ये ए वाला ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला, वो 1/2 को बिल्कुल करेक्ट तरीके से बता रहे हैं। ये भी नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के। इसमें हमें बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें जो कॉड एम्बेडेड किया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला आएगा या सेकंड वाला आएगा या थर्ड वाला आएगा या फोर्थ वाला आएगा, इसको इससे एम्बेडेड कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आधा अधूरा सा लग रहा है, लेकिन इसका जो आंसर है वो बी वाला ऑप्शन है। अगर इन दोनों को एम्बेडेड कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा इमेज, ये इस तरीके से है पिक्चर्स। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है ज्वाइन कर देना, और यहाँ पे एक दिया हुआ है कि एक रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स है जिसमें A B C D 4 इसमें बैठे हुए हैं, और इसमें हमें बताना है आवासीय परिसर में 4 इमारतें A B C D, डी की जो हाइट है वो लेस देन ओनली बी, और A B C D सबसे कम किसकी है ये हमें बताना। देखिए इसमें दिया हुआ है कि जो जो डी की हाइट है लेस देन ओनली बी, डी की जो हाइट है वो केवल बी से छोटी है, ठीक है, बी से छोटा हो गया, ठीक। एंड द हाइट ऑफ ए इज लेस देन डी, और जो इसकी हाइट है वो ए की वो इससे छोटी है, करेक्ट, ए की हाइट इससे छोटी है, डी से छोटी है, और लेस देन डी, देन डी एंड सी से भी छोटी है, यानी कि सी डी से भी, डी से छोटा होगा, तो ये हो गया, ये परफेक्ट ऑर्डर बन गया। सबसे छोटा हमसे अगर पूछा जाएगा तो ए वाला जो ऑप्शन होगा वो सबसे छोटा होगा। क्वेश्चन को हमें देखना है और पहचानना है, और फिर उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। देखिए यहाँ पे दो पोजीशंस में डाइस दिए हुए हैं, डाइस, और डाइस में क्या होता है ना, देखिए फर्स्ट पोजीशन में आपको दिया हुआ है 3 2 और 4, 3 2 3 4 और 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 के ऊपर 3 है तो ये 3 हो गया, और 4 की जगह पे ये 5 हो गया, और 2 की जगह पे 6 हो गया। तो हमें बताना है कि 5 के ठीक नीचे क्या होगा, तो 5 के ठीक नीचे होगा आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये 3 था, ये 3 था, ये 3 और ये 3 दोनों को मैच कर दिया, ये 4 2 लिखा मैंने, 3 4 2 लिखा, यहाँ पे 3 5 6 लिख दिया। 4 के ठीक नीचे क्या हो जाएगा, 5 के ठीक नीचे क्या होगा 4, ये इनके नीचे वाले नंबर्स को हमने पहचान लिया। चलिए आगे चलते हैं, और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, अब देखिए बिना ऑप्शन दिए, चलिए ऑप्शन में फिर भी लिख देता हूँ, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, क्या है ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस हैं वो मेरे थोड़े अलग से लग रहे हैं। मैं ऑप्शंस इसको करेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस में इस क्वेश्चन में 3 2, अच्छा ओके सही है, ऑप्शन सही दिया हुआ है।
आर के की बहन है, आर जो है के की बहन है, तो आर के ऊपर मैंने माइनस लगा दिया, और के जो है वो अभी नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल है। और आर के की बहन है, पी के का भाई है, पी है ना जो के का भाई है, तो ये प्लस लगा दिया हमने, पी के का भाई हो गया, एक ही जनरेशन में चल रहे हैं सब। क्यू टी का पिता है, क्यू जो है ना वो टी का पिता है, हम मान लेते हैं यहाँ पे क्यू है और वो टी का पिता है, तो ये पिता है मतलब प्लस होगा। और जो पी का भाई भी है, जो मतलब ये पी इसका भाई है, तो ये भाई हो गया, ये इसी जनरेशन में आ गया ये। और टी का पिता हो गया ये, टी हमें नहीं पता कि क्या है। एच के की माँ है, एच जो है वो के की मम्मी है, एच मम्मी है, तो ये माइनस में लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया यहाँ पे, माइनस। क्यू और एच से, क्यू और एच के कम से कम कितने बेटे हैं, क्यू और एच के कम से कम कितने बेटे हैं, एच के भी एक यहाँ पे देख रहे हो आप, कम से कम कितने बेटे हैं, ये तो बेटियां हैं, कम से कम ये दो बेटे हैं, कम से कम तो दो बेटे हैं इसके। और क्यू के तो एक, तो कैसे एटलीस्ट दो लोग तो हैं ही हैं, कम से कम तो दो। इस तरीके से हम इसके आंसर्स को बता सकते हैं। चलिए, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए, ये ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, और हमें बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। थोड़ा जूम कर लेते हैं यार, नहीं तो आंखें हमारी गायब हो जाएंगी। ये है, यहाँ से देखिए उल्टी दिशा में ये चल रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से ना ये जो है नंबर नंबर है ना, ये जो नंबर है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ से ये इधर आएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए कुछ इस तरीके से बना हुआ। और ये जो दिख रहा है ना, ये अंदर है, बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, तो बाहर की तरफ में होना चाहिए और इस तरफ में होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हम हमारा ए वाला होगा वही आप नहीं, सॉरी डी वाला है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, डी और ए में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? मेरे को तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अच्छा हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे जो है ना इसकी पोजीशन, ये देखो, ये भी, ये यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ है ना, तो ये भी इधर की तरफ आएगा, तो ये इसकी पोजीशन का ध्यान रखना, अंदर वाले का भी थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, और इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब ये हमारे पास में एक इक्वेशन दी हुई है, और इक्वेशंस के बेसिस पे हमें करेक्ट करना है कि क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 7 दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है, और फिर इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो हम ऐसा कौन सा इसमें हम इसमें सेट करेंगे कि वो सही हो जाएगा, ये हमें देखना है। तो ये देखिए बी वाले में अगर इन दोनों को प्लस करोगे, 7 7 14 होगा, 14 में से अगर आप 14 में से 2 को माइनस करोगे और फिर 12 होगा, और 12 में 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरीके, ये देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो 2 आ जाएगा, और 14 में से 2 को माइनस कर दोगे तो 12 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। जो भी ऑप्शन दिए रहते हैं उसके साइन को हमें देखना है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। A bus for Delhi leaves 30 minutes a stations. A station's masters told the passenger that a bus already left 10 minutes ago. 10 मिनट पहले ही बस निकल चुकी है, ये बोल रहा है एक यात्री को, ये बताया गया। नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35. एट व्हाट टाइम द स्टेशन मास्टर गेव द इंफॉर्मेशन टू ऑल पैसेंजर। देखिए, दिल्ली के लिए एक बस 30 मिनट में बस स्टेशन से निकलती है, मतलब हर 30 मिनट में एक बस निकलती है। स्टेशन मास्टर ने एक यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले जा चुकी है। अच्छा, 10 मिनट पहले जा चुकी है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर 30 मिनट पे एक बस निकलती है, यानी कि बस निकलने का टाइम कितना है, 9:05 पे। जो दूसरी बस जो निकलेगी वो कितने पे निकलेगी, 9:35 पे। अब बस से बताया जा रहा है कि भैया ऑलरेडी 10 मिनट पहले एक बस निकल चुकी है। तो अब आपको यात्री को स्टेशन ने उसने कितने बजे जानकारी दी, अच्छा
जब 9:15 हुए होंगे तभी स्टेशन मास्टर ने बताया होगा कि 10 मिनट पहले बस निकल चुकी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जो हमें दिया है 9:20, 9:10, 9:15 और 9:25, तो आप देखोगे 9:15 है, उसी टाइम पे तो वो कहेगा कि 10 मिनट पहले बस जा चुकी है। तो कितने बजे उसने जानकारी दी थी ये हमें क्वेश्चन में बताना है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और फिर उसको सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, सूरभि, ये अब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। नॉर्थ साउथ आपको पता है, ईस्ट वेस्ट आप ऑलरेडी। और सुरभि का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है। सुरभि का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ में। अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने मुड़ी, मतलब इधर मुड़ी, और 2 किलोमीटर की भैया उसने यात्रा करी। और फिर उसके बाद में 145 डिग्री, मतलब 145 डिग्री मतलब सीधे इधर से, सीधे अगर देखा जाए ना तो इधर होगा इसका एंगल, इधर। एंड मूव 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर मूव कर रहे हो। विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग ना, वो किस डायरेक्शन में है वो। तो ये जो होगा वो नॉर्थ वेस्ट, क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉर्थ वेस्ट की तरफ उसका मुंह है। तो डायरेक्शन में सबसे पहले तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो बेसिक्स आइडिया वो आपको होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इन अ सर्टन लैंग्वेज पैरट इज रिटन 1 2 3 3 4 5 and SOAT is written 6 4 2 5, then how would ROST written। देखिए, एक सर्टन लैंग्वेज है और उस सर्टन लैंग्वेज में PARROT, यानी कि इसके लिए 1 कोड है, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। फिर SOAT, इसके लिए 6 4 2 5। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग में बहुत क्वेश्चन हमने करे हैं और ये क्वेश्चन आ गया है तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ROAST हो सकता है पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ मैं। R के लिए 3 है, O के लिए 4 है, A के लिए 2 कोड है, S के लिए हमारे पास में जो कोड है वो 6 है और T के लिए 5 है। तो 3 4 2 6 5 जिसमें भी होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फाइंड आउट द पेयर विच इज व्हाट इज सेम रिलेशनशिप विद द गिवन। देखिए, इजिप्ट का कायरो, जर्मनी का लंदन, यूएसए का ऑर्थलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का सिडनी। देखिए, यहाँ पे हमें बताना है कि एक दूसरे से क्या संबंधित है। जैसे ऑस्ट्रिया का वियना दिया हुआ है तो हमें बताना है कि जो सेम है वो हमें बताना है। फाइंड आउट विच वर्ड्स इज द सेम रिलेशनशिप विच। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का वियना, क्या ये इसकी कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया और वियना? बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे भी जो इजिप्ट है, इजिप्ट की कैपिटल कायरो होगी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, इजिप्ट की कायरो। और बाकी तो सब अलग है, यूएसए की अलग होती है, ऑस्ट्रेलिया की। आप बताओ कमेंट करके कि क्या होती है कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म आउट ऑफ वर्ड कंडक्ट। कंडक्ट से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? DUCT तो बन सकता है, इसमें ही लिखा हुआ है। काउंटेड बन सकता है क्या? काउंटेड नहीं बनाया जा सकता। और यानी कि काउंटेड वर्ड है, इसको नहीं बना सकता क्योंकि ई नहीं है ना इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 36 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो। 36 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो। आकाश इज 14 फ्रॉम द राइट एंड। मैंने बताया था इफ द शिफ्टेड सिक्स्थ प्लेस टू द लेफ्ट, व्हाट इज द पोजीशंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखिए, सबसे पहले तो किसी रो में 37 लोग हैं, किसी रो में 37 लोग हैं। तो एक तरफ लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है और राइट से पोजीशन दी हुई है। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, आकाश है ना, राइट साइड से इसकी पोजीशन दी हुई है आकाश की। कितनी दी हुई है?
आकाश 14वें नंबर पे राइट साइड से। टोटल लोग इसमें कितने हैं? 37। मैं कह रहा हूं अगर इसको लेफ्ट साइड से पोजीशन फाइंड आउट करनी है आकाश को, तो 37 में 1 को प्लस कर दो, 38 हो जाएगा। और 38 में इस 14 को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? 4, और ये 3 में से 1 गए तो 2, 24। यानी कि लेफ्ट साइड से वो 24 नंबर पे। और अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? इफ शी शिफ्टेड 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट की तरफ में और 6 पोजीशन आगे बढ़ता है तो वो कौन से पोजीशंस पे चला जाएगा? और यह आपको भी पता है कि जब वो राइट साइड से 14 था, लेफ्ट साइड से अगर मैंने 24 निकाल लिया है, तो अगर इसमें से हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 18। यानी कि अगर 6 पोजीशन और ऊपर जाएगा तो सिंपल हमें करना है, 6 को माइनस कर देना है, तो 18 इसका आंसर आएगा। राइट? अब इसमें से 6 को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 18 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस तरीके से ना डायरेक्शन रैंकिंग वाले क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे, समझ पाओगे। यहाँ पे ना हर चीज की एक मीनिंग दी हुई है। डी की मीनिंग क्या दी हुई है? सबसे पहले तो डी का मतलब दिया हुआ है प्लस, तो प्लस कर देते हैं, +64। ए का मतलब क्या दिया हुआ है? ए का मतलब दिया हुआ है, ए मीन्स पता नहीं यार क्या दिया हुआ है, आधा अधूरा सा क्वेश्चन लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। और डी मीन्स प्लस और बी मीन्स माइनस, तो ए का मतलब तो दिया ही नहीं यार, हाँ आधा अधूरा सा क्वेश्चन लग रहा है ये। चलिए इस क्वेश्चन को फिर भी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ए का मतलब डिवाइड दिया हुआ है, ए का मतलब डिवाइड है शायद, ए का मतलब डिवाइडेड है, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 4। और फिर उसके बाद बी लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 4। बी, बी का मतलब आपको माइनस दिया हुआ है 4। और सी का मतलब आपको क्या दिया हुआ है? सी का मतलब आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाइड 3। इन सबको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो 16, इसको अगर सॉल्व करोगे तो +16 होगा और -12 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 32 -12 यानी कि 20। ऑप्शन देखिए कौन सा वाला में 20 आ रहा है, देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शंस ऑफ असर्शंस एंड रीजन। असर्शंस एंड रीजन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि असर्शंस मतलब ए, इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स। इंडिया के अंदर जो पर्सन इलेक्ट किए जाते हैं वो ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू, कौन सा सही है? एक असर्शन दिया हुआ है, क्या उसका रीजन सही दिया हुआ है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? लोग चुनते हैं, लोग चुनते हैं, लोग चुनते हैं। तो इसमें क्या है कि बोथ जो है दोनों सही हैं, कि पीपल जो होते हैं, लोग जो चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनते हैं, और यही डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। तो असर्शंस और रीजन दोनों ही आपके क्या है? करेक्ट है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, रिलेशंस को देख करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब इसमें दिया हुआ है एक रिलेशनशिप दी हुई जिसमें कि टेबल दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, सॉरी टेबल चेयर और फर्नीचर दिया हुआ है। तो फर्नीचर के अंदर ही तो टेबल और चेयर होंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है सेकंड वाला वो सही आंसर है। अच्छा, एक और चीज दी हुई है, टेबल फर्नीचर्स और भी कुछ दिया हुआ है क्या? अगर कुछ एक और चीज दी हुई है अगर इस क्वेश्चन में, तो टेबल कुर्सी फर्नीचर, टेबल कुर्सी दी हुई है तो दो ही होगा, अगर तीन चीज दी हुई है तो डी वाला होगा, नहीं तो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ये नहीं हो सकता, ये बी वाला ही होगा। अगर टेबल चेयर के अलावा कुछ और दिया हुआ तो फिर ये हो सकता है। बाकी अगर इतने ही ऑप्शन दिए हुए हैं तो फिर बी वाला सही है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि राहुल स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड ईस्ट। मतलब राहुल है ना अपनी दिशा से पूरब की ओर चलना स्टार्ट करता है, ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा है। ही वॉक द डिस्टेंस एंड टर्न्स द राइट। अगर वो अपने राइट की तरफ में मुड़ेगा तो इस तरफ में आ जाएगा। एंड वॉक अगेन, फिर वो चलना स्टार्ट करता है, मुड़ा और फिर चलना स्टार्ट कर दिया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अब उसका जो हेड है वो किस तरफ में है?
किस दिशा की ओर जा रहा है, देखिए इधर ईस्ट था, इधर साउथ की तरफ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ईस्ट वेस्ट साउथ सी वाला जो ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसके लिए परफेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर देते हैं। तान्या इज older than Eric Cliff is older than Tanya. Eric is older than Cliff. Then first two statements are true. Then third statement is mark. तान्या एरिक से बड़ी है, एरिक से बड़ी है तान्या, एक मिनट, तान्या जो है वो एरिक से बड़ी है, ठीक है। देन एरिक, तान्या एरिक से बड़ी है, क्लिफ तान्या से बड़ी है, तान्या से भी बड़ा कोई है, वो कौन है, वो है क्लिफ सी। एरिफ जो एरिक है, एरिक क्लिफ से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, एरिक जो है ना वो क्लिफ से भी बड़ा है, इसका मतलब जो सिस्टम जो दिया हुआ है वो कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना वो गलत है। ये कैसे पॉसिबल है, ये इससे बड़ी कैसे हो सकती है, यानी कि स्टेटमेंट में गलती है, फॉल्स है। तीसरा जो मार्क्स है ना, ये स्टेटमेंट जो थर्ड वाला है वो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये 10 दिया हुआ है, फिर 100 दिया हुआ है, फिर 200 दिया हुआ है, फिर 310 दिया हुआ है। तो आप पैटर्न में क्या आ सकता है, 10 के बाद 100, 100 के बाद 200, फिर 310। तो क्या हो रहा है देखिए, इसमें है ना, यहाँ पे तो 90 प्लस हुआ, यहाँ पे 100 प्लस हुआ, यहाँ पे 110 प्लस हुआ, अब 120 प्लस होगा। 120 प्लस होने का मतलब आप समझ रहे हो, 430 आ जाएगा इसका आंसर। 90 प्लस हुआ, फिर 10 एक्स्ट्रा प्लस हुआ यानी कि 100, और 100 के बाद 110, 100 के बाद 110 के बाद 120 प्लस हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 430 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। बार बार मैं कहता हूं आपसे कि क्वेश्चन को लिखिए, पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे साथ, अगर नहीं होते हैं तो फिर उन क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग उसको जज करिए कि क्या सही हो सकता है, फिर आंसर्स पे आइए कि मैंने कैसे उसको सॉल्व किया है। अगर आपको टाइम लगता है ना, टाइम लगने दीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा प्रॉपर नोट डाउन करने से, चीज़ों को लिखने से, और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करने से, और डेडिकेशन के साथ बैठने से कि हाँ यार ये सारी चीज़ें हैं ना मैं कंप्लीट करूँगा या फिर करूँगी, जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, और ई डी की माँ है। तो फिर ए और डी कैसे संबंधित हैं एक दूसरे से, तो देखिए पूरी एक हिरार्की आपको बनानी होगी। सबसे पहले लिखा हुआ है ए बी की बहन है, यानी कि अगर ए की बात हम करते हैं, राइट, तो ए क्या है, बी की बहन है, तो ये दोनों एक ही लाइन में आएंगे, एक ही जनरेशन में आएंगे, तो ये बहन है तो हमने माइनस से बता दिया, और ये भाई बहन का इनके बीच में रिलेशन है। सी बी की माँ है, अब बी की जो माँ है वो क्या है, सी है, यानी कि ये भी एक लेडी है, तो इनका रिलेशन हो गया कि भैया ए और बी की जो मम्मी है वो सी है। डी सी का पिता है, अब ये सी का जो पिता है वो क्या है, डी है, राइट, और ये प्लस में होगा। तो अब देखिए हमसे पूछा है ए डी से कैसे संबंधित है, ए जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, तो जो ए है वो डी का क्या लगने वाला है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, डॉटर या ग्रैंड डॉटर। देखिए ये लड़की है और ये इस लड़की का दादा है, तो क्या लगेगा, ग्रैंड डॉटर, ये जो है वो ग्रैंड डॉटर लगेगी डी की। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सबसे पहले क्वेश्चंस की जो मीनिंग है उसको आपको समझना पड़ेगा। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज दिस, एंड हाउ विल मेडिसिन बी रिटन इन दिस कोड लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन है ना उनको भी आप देख करके थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, जज कर सकते हो। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कंप्यूटर जो वर्ड लिखा हुआ है COM
PUTER। कंप्यूटर को क्या लिखा जा रहा है? लिखा जा रहा है RFUVQNPC, और यहाँ पे मेडिसिन लिखा हुआ है MEDICINE। सबसे पहले हम देखते हैं एम का कोड क्या है? यू। तो यू से देखो कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके का कोई पैटर्न तो हमें मिल नहीं रहा है। अच्छा, ई का देखिए, ई का पी आ रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जो ई के बाद में पी आ रहा है? ऐसा कोई वर्ड भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमें किस तरीके के वर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से वर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। COMPUTER लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक इनको नंबर दे दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको समझने के लिए। और ये जो वर्ड है ना, इसको हम क्या लिख रहे हैं? RF, इस तरीके से वर्ड लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं? R लिख रहे हैं, फिर F लिख रहे हैं, फिर हमने लिखा है U, फिर लिखा है हमने V, और फिर लिखा है हमने QNPC। ये इसको लिख दिया QNPC। ये देखिए जो 8 लिखा हुआ है ना वर्ड, ये 8 हमारा कहाँ पे आ जा रहा है? इस जगह पे आ रहा है। तो ये हो जा रहा है 8 7 6, उसके बाद से ये हो गया आपका 5 4 3 2 1। बिल्कुल अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है, अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें मेडिसिन में देखेंगे अपोजिट ई से स्टार्ट होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर जो डी है वही करेक्ट ऑप्शन। देखिए सबसे पहले तो मेडिसिन देखिए, ये लिखा हुआ है ई, फिर जे ओ, फिर जे, इस तरीके से हमें देखना है। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे हमें देखना है 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हमें देखना है कि मेडिसिन का क्या हो सकता है। 1 2 3 4 5, देखिए ENIC, इस तरीके से हमें वर्ड्स में देखना है कि क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं यहाँ पे और समझ भी सकते हैं कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने पूरा ये पैटर्न्स को देखा और समझने की कोशिश किया कि ये ई है तो इसका एफ हो रहा है, एक बढ़ता जा रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो टी है, टी का यू हो रहा है, टी का यू हो रहा है, एक बढ़ के मिल रहा है। बाकी आर और ये सी सिंपल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम ई और एम तो सिंपल रहेगा, ये तो क्लियर है, और बाकी एक एक वर्ड बढ़ता जाएगा। तो एन है तो क्या हो जाएगा हमारा? ओ हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये देखिए ई ओ आ गया, तो ये वाला जो उसके बाद में जो वर्ड है जे है, तो ये हमारा जो वर्ड है डी, वो वाला करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल है। सबसे पहले तो एक एक वर्ड्स बढ़ भी रहे हैं इसके अंदर, सी और आर को छोड़ के। ये सी और यहाँ पे आर है, तो आप कह सकते हो कि ये यहाँ पे सी लिखा हुआ है और यहाँ पे आर लिखा हुआ है। जो भी वर्ड इसके बीच में जो वर्ड है वो एक एक बढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे जो वर्ड है वो एक प्लस में, फिर यहाँ पे जो वर्ड है वो दो प्लस में, एक एक प्लस में बढ़ता जा रहा है। आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हुआ। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, सो व्हाट विल बिकम? वेस्ट बिकम, देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को क्लियर है। ये है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है हमारा साउथ। और यहाँ पे अगर देखा जाए, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, और ये हमारा साउथ वेस्ट है, और ये हमारा साउथ ईस्ट है। तो आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका साउथ ईस्ट है, मतलब ये जो साउथ ईस्ट है ना, वो आपका नॉर्थ बन रहा है। अच्छा, ये साउथ ईस्ट क्या बन जा रहा है? आपका नॉर्थ बन जा रहा है। तो ये नॉर्थ बन रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? साउथ बनेगा। ये आपका साउथ बनेगा। ये नॉर्थ है, तो ये आपका क्या बनेगा? ये आपका साउथ बनेगा। अच्छा, नॉर्थ के जस्ट आप इधर देखोगे, नॉर्थ के जस्ट आगे अगर आप देखोगे, तो वो आपका क्या होगा? वो ईस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखें कि हमारा जो वेस्ट है वो क्या बनेगा, यानी कि ये जो वेस्ट है वो आपका क्या बनेगा। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए जिसमें लिखा है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, तो आप देखोगे कि इसमें जो करेक्ट वर्ड बनेगा वो बनेगा साउथ ईस्ट। देखिए ये क्या बन जाएगा? आपका साउथ ईस्ट बन जाएगा। जो आपका वेस्ट है वो क्या बनेगा? वो साउथ ईस्ट बनेगा। देखिए साउथ ईस्ट बनेगा ये वाला वर्ड, और यहाँ पे ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट बनेगा। क्लियर है? ये देखिए इसके जस्ट आगे का जो वर्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा। तो नॉर्थ के ठीक आगे ईस्ट बनेगा, और ये साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट बन जाएगा इधर। तो ये जो वर्ड है आपको देखना पड़ेगा रोटेशन में कि वो क्या बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। और वो जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि इन द क्लास
of 45 student, Amir's rank from the top is 16. आमिर की जो टॉप से रैंक है ना, आमिर की वो कितनी है? वो 16th पोजीशन पे है. अशोक इज रैंक फ्रॉम बिलो. आमिर इज अ 6 रैंक, और जो अशोक है ना उस आमिर से 6 अंक और नीचे है. मतलब अगर ये 16वें पे है तो 16 में अगर इसमें प्लस कर देंगे तो जो हमारा अशोक है, अशोक कौन से नंबर पे आ रहा है? अशोक 22 पे आ रहा है. इसमें 6 प्लस कर दे रहे हैं तो ये और इससे नीचे है. वॉट इज द अशोक रैंक फ्रॉम द बॉटम? तो बॉटम से हमें ये देखना है कि अशोक की रैंक क्या है. बहुत सिंपल है, हमें ये पता चल चुका है कि अशोक की जो टॉप से रैंक है वो 22 है. टोटल बच्चे हैं 45, 45 में 1 प्लस करना है, ये आ जाएगा 46. 46 में से 22 को माइनस कर दोगे तो ये 24 आ जाएगा इसका आंसर. तो इसमें देखिए ऑप्शंस में कि क्या कहीं भी 24 दिया हुआ है, और जो 24 है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगले क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या दिया हुआ. देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 4, और इन 4 ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन को हमें देखना है कि सही आंसर क्या होगा. और हमारे पास में जो इक्वेशन दी हुई है 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर 3 और फिर 2. अब इसमें लिखा हुआ है कि जो प्लस है ना वो माइनस हो जा रहा है. तो यहाँ पे देखिए जो प्लस है और वो उसको हमें क्या लिखना है? माइनस लिखना है. इसके बाद में जो मल्टीप्लाई है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे माइनस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. और इसके अलावा जो आपका मल्टीप्लाई है, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स ऐड, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होना है. तो आप देखोगे कि यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा, और 15 में से जब आप 6 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 9, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा. इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि इसका परफेक्ट और सही आंसर क्या हो सकता है. अलग अलग तरीके के आंसर्स आपके सामने देखने को मिलेंगे. अब यहाँ लिखा हुआ मेंट और फिर लिखा हुआ स्विंग, तो एडिट का क्या होगा? एडिट का क्या हो सकता है? तो एडिट, एडिट का जो वर्ड होगा वो होगा रिपेयर. देखिए स्विंग मतलब सिलना होता है किसी भी चीज़ को, और एडिट मतलब रिपेयर करना किसी चीज़ को, तो वो उसी से रिलेटेड है. तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है. चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है. रेन का हॉर्स लिखा हुआ है, तो कंट्रोल पैनल का क्या होगा? देखिए एक लिखा हुआ पैलेट, एक लिखा हुआ बीट, एक में लिखा हुआ प्लेन, और नेक्स्ट में लिखा हुआ राइडर. देखिए कंट्रोल पैनल को कौन मैनेज करता है? प्लेन के अंदर होता है ना कंट्रोल पैनल, इसी तरीके से, और ये जो हॉर्स होता है उसको ये चलाता है कंट्रोल पैनल. तो आप इस तरीके से प्लेन के अंदर वो चीज़ें पाई जाती हैं. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं और भी क्वेश्चंस के बारे में जो कि आप मिलता जुलता सबसे कम कौन सा है. अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप खुद इसके आंसर बताओगे. एमएस पेंट दिया हुआ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर. फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब सोशल मीडिया साइट्स हैं, और एमएस पेंट जो कि हमारे कंप्यूटर्स में फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं, जिसपे हम पेंटिंग के काम करते हैं. तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं. काफ़ी हम आगे आ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा फास्ट, जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है ना इस तरीके से इसको पीछे भी करना पड़ेगा हमें. हाँ एक सेकेंड, कौन से वाले क्वेश्चन पे थे हम? क्वेश्चन नंबर 37. यस करेक्ट, यहीं पे थे, ज़्यादा आगे नहीं गए थे. तो ये हमारा जो है एम एस पेंट इज़ द राइट आंसर. अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. इसमें लिखा हुआ है कि जो नीचे वर्ड लिखा हुआ है गिटार, गिटार का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है? देखिए गिटार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो होता है उसकी जो स्ट्रिंग होती है, जो धागे होते हैं जिससे गिटार बजता है, उसको हम कहते हैं. तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस वे में आप कह सकते हो कि सबसे सटीक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात कर लेते हैं. देखिए एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव क्या होगा? इस वर्ड का अल्टरनेटिव क्या होगा यहाँ पे देखना है. ये सर्कल बना हुआ है और ये आपका एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं. तो ये क्या होगा? देखिए ये जो सर्कल है इसके अंदर 2 हैं, तो हमें देखना है कि 2 स्क्वायर बॉक्स किस में बने हुए हैं. तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल हो रहा है, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे डबल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सटीक आंसर है. अब हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में, अ मैन वॉक 6 किलोमीटर फ्रॉम साउथ। देखिए, एक आदमी है ना जो 6 किलोमीटर साउथ की तरफ में टर्न करता है, 6 किलोमीटर साउथ की तरफ में टर्न करता है, यानी कि नीचे की तरफ में आएगा वो, ऊपर से साउथ की तरफ में 6 किलोमीटर उसने टर्न किया। ओके, टर्न लेफ्ट। अब उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। क्या टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, यानी कि लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चला वो, लेफ्ट टर्न लेके 4 किलोमीटर चला। अगेन टर्न लेफ्ट, और फिर उसके बाद से फिर उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न टर्न लिया और फिर वो 5 किलोमीटर चला, यानी 5 किलोमीटर यहाँ पे आ चुका है। अब विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, वो अब किस डायरेक्शन में, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप इसका आंसर्स देख के करेक्टली बता सकते हो कि इसका जो जो इसका फेस है वो नॉर्थ की तरफ में, देखिए नॉर्थ की तरफ में इसका फेस है। इस तरीके से हम आंसर्स को जज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका परफेक्ट और सही आंसर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा वर्ड आएगा इसकी जगह पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको समझ आएगी चीज़ें कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देखोगे कि ये हमारा जो वर्ड है, ई लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा एम लिखा हुआ है, ये हमारा एच लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये 5 नंबर पे आता है, ये 13 पे आता है और ये 8 पे आता है। इसी तरीके से ये हमारा 14 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये फर्स्ट पे आता है। इसी तरीके से ये हमारा 9 पे आता है और ये हमारा 4 पे आता है। तो हमें देखना है कि क्या पैटर्न्स इसके अंदर बन के आ रहे हैं। तो अगर आप इस पैटर्न्स को कंप्लीटली देखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि इसमें क्या पैटर्न्स मिल रहे हैं, तो आप इजीली इनके पैटर्न्स को फाइंड आउट कर पाओगे और समझ भी पाओगे अच्छी तरीके से। ओके, अब ये क्या होने लगता है यार बार बार, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम अपने राइट वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जिस क्वेश्चंस पे हम थे उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, उसके बारे में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। और चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उस पैटर्न्स के बारे में हम बात करेंगे। तो उस पैटर्न्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो होगा, और यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए हैं वो हमारा क्या होगा, एक सेकेंड थोड़ा पीछे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद आई होप कि 40, हाँ ये वाला 41। देखिए इसका आंसर होगा एम। एम क्यों होगा, देखिए 8 और 5, 13, इन दोनों को प्लस करने पर 14 और 1 प्लस करने पर 15, तो 9 और 4 प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। सो एम 13 नंबर पे आता है, ये आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 42 वाले क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि एक जो भक्त है, पुजारी ने भक्त से कहा कि घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है और आखिरी 5 मिनट अगर बजाई गई थी तो अगली घंटी 7:45 पे बजाई जाएगी। तो पुजारी ने यह जानकारी भक्त को किसने दी। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक भक्त है और जो कि रेगुलर बेसिस पे इंटरवल ऑफ टाइम पे वो बेल बज रही है। लास्ट बेल बजी थी 5 मिनट पहले, द नेक्स्ट बेल ड्यू टू बी रैंग इन 7:45। तो आप बताइए 5 मिनट पहले अगर बजी थी तो नेक्स्ट जो बजेगी वो कब बजेगी, अगर वो 45 मिनट बाद बजनी है। तो देखिए 45 मिनट में 5 मिनट तो पहले ही बीत चुके हैं, यानी कि 40 मिनट इसमें से और हमें कम करना होगा 7:45 में से। 7:45 में से 40 मिनट्स अगर हम कर देंगे, कम कर देंगे तो 7:05 पे बेल बजेगी। वॉट डिड द प्राइस गिव इज इंफॉर्मेशन टू डिवोटी, उसने कितने बजे इंफॉर्मेशन दी थी उस डिवोटी को कि भैया कब बेल बजानी है। तो उसने 7:05 पे इंफॉर्मेशन दी थी। तभी वो कह रहा था कि अभी 45 मिनट के इंटरवल में बजेगी और लास्ट बेल जो बजी थी वो 5 मिनट पहले ही बजी थी। वो ये कह रहा है लास्ट बेल जो बजी थी 5 मिनट पहले बजी थी, यानी कि वो जो बेल बजी थी वो 7:05 पे बेल बजी थी, ये वो बताना चाह रहा है। और ये जानकारी पुजारी ने जानकारी भक्त को कितने बजे दी, वो बोल रहा है ना 5 मिनट पहले बजी थी, तो इसका मतलब उसने 7:05 पे उसने जानकारी उसको दी थी। क्वेश्चंस आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन है, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बेटर वे में समझ सकते हैं। पुजारी ने भक्त से कहा घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। मतलब एक चीज कंफर्म हो गई है कि 45 मिनट पे बेल बजती है, क्लियर है। और आखिरी घंटी 5 मिनट पहले बजाई गई थी, ये भी कंफर्म है कि 5 मिनट पहले बजाई गई थी। मतलब अगर 5 मिनट पहले बजी हुई है, मतलब नेक्स्ट जो बजेगी वो 40 मिनट बाद बजेगी।
अब अगली घंटी 7:45 बजाई जाएगी। वो बोल रहा है 7:45 पे आपको बजाना है। नहीं, बजाई जाएगी। और 5 मिनट ये बोल रहा है 5 मिनट पहले बजाई गई थी। तो इस 5 मिनट को हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसमें से अगर 45 मिनट्स माइनस कर दो तो 7 बजे पहले बजी थी घंटी, और अगला पहली घंटी 7 बजे बजी थी, ठीक है, और अगली बजेगी 7:45 में। लेकिन हमसे पूछा कि पुजारी ने जानकारी भक्त को कितने बजे दी, और बोल रहा है कि 5 मिनट पहले ही बजी थी घंटी, यानी कि 7:05 में उसमें इंफॉर्मेशन उसने दी थी। तो 7:5 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। और ये इस पिक्चर को देखिए ध्यान से और बताइए कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं। इसके अंदर आपको ट्राइंगल्स को काउंट करना है, और ट्राइंगल्स को काउंट करना बहुत आसान है। अब मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से ट्राइंगल्स को काउंट कर पाएंगे, और नंबरिंग में मैं लिखते जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ट्राइंगल है, दो, ये होंगे तीन, ये हो गया चार आपका, और ये हो गया आपके पाँच, फिर ये होंगे छः, फिर हो गया ये सात, और फिर ये हो गया आठ, और फिर ये जो हो गया पूरा ये हो गया नौ, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 10, ये होंगे आपके 11, और ये होंगे 12। कंप्लीटली जो होंगे आपके ट्राइंगल्स वो हो जाएंगे 12 ट्राइंगल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कंप्लीटली पूरे ट्राइंगल्स को मैंने काउंट करके आपको बता दिए हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये मेरे से कंप्लीट होगी रीजनिंग की नहीं होगी। मैं बोलता हूँ कि आपने अगर एक बार ठान लिया, मुझे पता है 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार आप पढ़ रहे हैं, इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, रीजनिंग के पूरे क्वेश्चंस को खत्म करना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप उठा के देख लेना। लास्ट ईयर के एग्जाम्स में जो पूछे जा रहे हैं ना, वही मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि आप ये देख पाए, समझ पाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। इधर उधर के क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूं, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट जो एग्जाम्स में हमें पढ़ना चाहिए वही क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या होगा। अब देखिए जो है इसको हमें फोल्ड करने पे तो हमें क्या मिलेगा, ये चीज़ हमें बताना है। ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसको अगर आप फोल्ड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, किस तरीके की इमेज मिलने वाली है। तो ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं ना, इस तरीके मिलेगी, क्योंकि जब आप फोल्ड करोगे ये जो लाइन है ना वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इस वर्ड में से कौन सा जो वर्ड है वो सबसे कम मेल खाता है। एक है बेक, एक होता है पिल, फ्राई एंड रोस्ट। तो जो पिल है, पिल मतलब किसी चीज को पिल करना, तो वो अलग चीज है। बाकी बेक, फ्राई और रोस्ट करना मतलब थोड़ा थोड़ा भूनना टाइप जिसको बोलते हैं, तो वो सबसे कम मेल खा रहा है पी। और इसी तरीके से यहाँ भी अगर आप देखो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो कि चित्र भारत, हरियाणा और विश्व का सबसे, देखिए विश्व है हो गया, इसके अंदर भारत और इसके अंदर हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से यहाँ भी आपको पिक्चर्स दी जा रही हैं, इन पिक्चर्स के बेसिस पे आपको आंसर बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा सही है। और इम्बेडेड फिगर पूछा गया कि ये वाली जो पिक्चर है ना किसके अंदर आपको देखने को मिल रही है। तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ये जो पिक्चर है ना डी वाले के अंदर कंप्लीटली आप देखने को यहाँ पे आपको मिल रही है। बाकी यहाँ पे भी नहीं मिल रही, यहाँ भी नहीं मिल रही, और यहाँ भी नहीं मिल रही। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात कर लेते हैं। इफ ए मीन्स इफ ए मीन्स एड, बी मीन्स सब्ट्रैक्ट, सी मीन्स मल्टीप्लाई एंड डी मीन्स डिवाइड, सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए डी का मतलब डिवाइड है, सी का मतलब है मल्टीप्लाई, सो 5 × 2 एंड ए का मतलब है ऐड, तो ये हो गया 3। अब इसको डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3, तो 6 + 3 = 9। सो ऑप्शन नंबर जो आप कह सकते हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो 9 आंसर होगा इसका। सो ऑप्शन नंबर डी इज द 9। सो ऑप्शन नंबर डी इज द 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। 5 men, 1, 2, 3, 4, 5 read a newspaper. This who reads first gives the first, second, third, fourth, ये दिया हुआ है हमसे। और हमसे पूछा गया कि 5 आदमी एक अखबार पढ़ते हैं, जो पहले पढ़ता है और वो इसे 3 देता है, जो आखिरी बार पढ़ता है वो उसे 1, उसने 1 से लिया और लेता है, और 5 पढ़ने वाला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। सो ये दूसरा और पहले के बीच 2 पाठक थे, तो आखिरी बार अखबार किसने पढ़ा। देखिए अगर आप इस ध्यान से देखोगे तो 5 आदमी है, टोटल 5 आदमी है। तो मैं ये 5 बॉक्सेस बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब समझिए इस क्वेश्चन में जो पहले पढ़ता है
वह इसे 3 को देता है। मतलब जिसने पहले नंबर पे पढ़ा, हमें नहीं पता कि इसमें से पहले नंबर पे किसने पढ़ा है, लेकिन जो भी पहले नंबर पे पढ़ता है, जो भी पहले नंबर पे अखबार को पढ़ता है, वो 3 को दे देता है, तीसरे नंबर वाले व्यक्ति को दे देता है। जो फर्स्ट नंबर पे पढ़ता है वो तीसरे नंबर को दे देता है, जिसको देता है उसको मैं अंदर लिख रहा हूँ। जो आखिरी बार पढ़ता है उसने उसने किसको दिया, ये तीसरे नंबर पे मैंने सेट कर दिया, इसको तीसरे नंबर वाले को दे रहा है। जो पहले पढ़ता है वो किसको देता है, तीसरे नंबर वाले को देता है। ठीक है, यानी कि सेकंड पोजीशन तो फिक्स हो गई कि भैया ये तीसरे नंबर वाला व्यक्ति है। और जो आखिरी बार पढ़ता है, जो वो इसे तीसरे को देता है। जो आखिरी बार पढ़ता है उसने फर्स्ट से लिया है, मतलब ये जो आखिरी बार जो पढ़ रहा है वो फर्स्ट से लिया है। ये तो क्लियर हो गया। और पांच पांचवें नंबर पे पढ़ने वाला व्यक्ति, पांचवें पे पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। मतलब यहाँ पे पांचवा व्यक्ति नहीं होगा, पांचवा व्यक्ति जो होगा वो नहीं होगा। पांचवा अंतिम भी नहीं है, अंतिम व्यक्ति नहीं है, और पहला भी नहीं है, यानी कि पांचवा ये होगा। पांचवें नंबर पे पढ़ने वाला व्यक्ति या अंतिम व्यक्ति नहीं था, पहला या अंतिम नहीं था, तो पहले या अंतिम का हमें अभी निकालना है। सेकंड और फर्स्ट के बीच 2 पाठक थे, तो ये पहला है और ये हो गया दूसरा, इसके बीच में 2 लोग हो गए, तो यहाँ पे कौन बचा, चौथा बचा। तो लास्ट में कौन, किसने पढ़ाई करी, चौथे ने पढ़ाई करी। तो हमें बिल्कुल एक एक सेंटेंस को पढ़ करके आंसर जब आप दोगे तो डेफिनेटली आप उसके आंसर्स तक पहुंच पाओगे। बच्चों को लगता है कि यार क्वेश्चंस हम पढ़ें तो कैसे हम समझें उस चीज़ को। देखिए क्वेश्चंस पढ़ करके उसको समझना बहुत आसान होता है। एक बार क्या होता है ना कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल हिट कर जाती हैं, और जिसके भी दिमाग में चीज़ें हिट करेंगी भाई, चीज़ें तो उसी को समझ में आएंगी। नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब होगा। इसमें लिखा है वही कि 16 से वही संबंध है जो 12 का 168 से। देखिए 12 का स्क्वायर 144, 144 में कितना प्लस होगा ये आप देखो, 168 है, इसमें से 144 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, 24 प्लस हो रहा है। यहाँ पे 16 का स्क्वायर करना है आपको, 16 का स्क्वायर 256, और उसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है 24। ये ऐसे नहीं हो रहा है, सॉरी। हमें यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। तो 12 को अगर डिवाइड करोगे 116 से 14 आएगा, यानी कि ये वाली प्रोसेस नहीं हो रही है, इसमें 14 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 116 आ रहा है, और इसमें भी 14 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हो 224, कुछ नहीं हो रहा, 14 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दोनों ही नंबर्स में। चलिए आगे चलते हैं, 51 वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। और इसका तो करेक्ट आंसर है कि भैया इसको अगर आप फोल्ड करोगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसमें कि फूल, कमल और गुलाब, फूल, कमल, गुलाब, मतलब फूल के अंदर में कलम और कमल और गुलाब है। तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो ए है वही सबसे सटीक आंसर होगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम मेल कौन सा खाता है, ग्रीन लिया हुआ है, पिंक लिखा हुआ है, इंडिगो लिखा हुआ है, वायलेट लिखा हुआ है, तो सबसे कम मेल जो खा रहे हैं ना वो पिंक वर्ड है। सबसे पिंक जो है सबसे कम मेल खा रहा है इन वर्ड्स में। क्यों? क्योंकि सब में देखो 1 2 3 4 5 लेटर है, इसमें ही 5 लेटर है, इसमें ही 5 लेटर, इसमें 4 लेटर है तो सब कलर, लेकिन लेटर्स का फर्क है। ये 4 लेटर का वर्ड है PINK, इसलिए डिफरेंट है ये। बाकी अगले क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, किस तरीके से होगा। एक्स वाई का पुत्र है, क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई के पुत्र का भाई, वाई के पुत्र के पुत्र का भाई है। एक्स वाई के पुत्र का वाई इसके पुत्र है कोई, उसके पुत्र का पुत्र का ये भाई है। तो किस प्रकार संबंधित है, एक्स और वाई है, तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, इस वाई से इसका जो है वो ग्रैंड सन का रिलेशन है। क्या बोल रहा है, एक्स वाई के पुत्र, वाई के पुत्र का पुत्र का भाई, पुत्र का भाई, तो इस क्या हो गया, ग्रैंड सन हो गया। ये इसके दादाजी लगेंगे और ये इसका पोता लगेगा।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है और हायरार्की बना करके चीज़ों को सॉल्व करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 48 का स्क्वायर, लंबाई दी हुई तो चौड़ाई हमें पता करना है। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है जो कि इसके अंदर आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, एरिया दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, 48 दिया हुआ है, इसकी लंबाई हमें दी हुई है, ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करना है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 6, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 8। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आपको कराया ना, अभी इससे जस्ट ठीक पहले कराया मैंने कि एक पुजारी है, भक्त से कहा कि 45 मिनट के अंतराल पे घंटी बज रही है, जो बज रही है वो 45-45 मिनट के अंतराल पे घंटी बज रही है, और बोल रहे हैं कि अगली जो घंटी बजेगी वो 7:45 पे बजेगी, और इससे पहले जो घंटी बजी थी वो 7 बजे बजी थी, तभी तो 45 मिनट के डिफरेंस पे घंटी बजेगी। पुजारी ने ये जानकारी भक्त को कितने बजे दी, अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है आखिरी 5 मिनट पहले बजाई गई थी, मतलब 5 मिनट पहले बजी थी, इसका मतलब 7:05 पे उसने बताया होगा कि 5 मिनट पहले घंटी बजी थी, तो ये 7:05 जो आंसर है वही आपका सबसे करेक्ट और सबसे सटीक आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक हमारे पास में मिरर इमेज दी हुई है जो कि आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन से, तो इसका मिरर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका मिरर, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी आपका दिया हुआ है कि इसको कंप्लीट कौन सा फिगर करेगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही इसको कंप्लीट करने वाला है। जब इसको फिट कर दोगे यहाँ पे तो एक कंप्लीटली डिजाइन बनेगी उसकी। इसी तरीके से हम बात करते हैं 59th। अच्छा, एक लड़का एक लड़का यहाँ पे दिया हुआ है कि एक लड़का लड़कों का एक वर्ग लड़कों का एक वर्ग एक पंक्ति में खड़ा है, एक लड़का दोनों छोर से क्रम 19वें स्थान पे है, तो कितने लड़के, देखिए ऊपर से भी 19 नंबर पे है और नीचे से भी कोई 19 नंबर पे है। तो मैंने बताया अगर आपको लेफ्ट से भी पोजीशन पता हो और राइट से भी पोजीशन पता हो, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। सबसे पहली बात, दोनों को आप प्लस करोगे और दोनों को प्लस करने के बाद 1 माइनस कर दोगे, तो 9 9 8 38 होता है, और 38 में से अगर हम 1 को माइनस कर देंगे तो 37 इसका आंसर आएगा। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है, तो 37 टोटल स्ट्रेंथ है उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके साथ में सबसे करेक्ट आंसर क्या है। अगर पारदर्शी कागज पे ये जो डॉट है इससे अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, फोल्ड करने पे ये किस तरीके की इमेज बनेगी, तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो उसी तरीके की कुछ इमेज बनने वाली है, और ये कंप्लीटली इस तरीके की इमेज बनने वाली है बी की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वाटर इमेज नहीं है बल्कि दर्पण इमेज का हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑप्शन नंबर जो ए है वो कंप्लीटली है क्योंकि इसमें हमें शेयर का पूछा गया है, SHARE, एक वर्ड यहाँ पे मिस हो गया, शेयर का पूछा है, तो ये वाला परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट। इसी तरीके से यहाँ भी हमसे पूछा जा रहा है और ये पूछा गया इसका HR26420, तो ऑप्शन नंबर ये देखिए ये वाला जो है वो करेक्ट है। अल्फा न्यूमेरिक दिया गया, वाटर इमेज इसकी क्या बनेगी नीचे की तरफ से, तो एच का तो एच ही रहने वाला है, आर का जो आपको ही पता है कि कुछ इस तरीके से बनेगा, टू भी कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो इसके लिए परफेक्ट और सही आंसर है। इस पिक्चर्स को कौन सा जो है फिगर कंप्लीट करने वाला है, तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस पिक्चर को कंप्लीट कर रही है। आपको नोट्स बना करके पढ़ना है। मैं मानता हूं किसी किसी में है ना पिक्चर्स दी हुई है, तो पिक्चर्स वाले में क्या कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में उसको बना सकते हो, चाहे ड्रॉ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जिसमें लिखना है वो तो आपको सॉल्व करना है और फिर उसके बाद में डायरेक्शंस को देख करके समझ करके उसको सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी अप्रोच को रख रहे हो। इफ ऑल डायरेक्शन आर रोटेटेड क्लॉकवाइज 90 डिग्री, बोल रहा है कि सारे डायरेक्शन को है ना क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दो, मतलब ये देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अच्छा आप मुझे बताओ अगर 90 डिग्री घुमाओगे तो जो नॉर्थ है वो आपका क्या बन जाएगा, जो नॉर्थ है और जो वेस्ट है, जो नॉर्थ इज चेंज टू द वेस्ट, जो नॉर्थ है वो वेस्ट बन जाएगा, नॉर्थ क्या हो जाएगा वेस्ट बन जाएगा, मतलब ये नॉर्थ है ना ये वेस्ट उठ करके यहाँ पे आ जा रहा है,
तो नॉर्थ कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और जो वेस्ट यहाँ पे आ गया तो ईस्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और जो साउथ है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आपको बताना है कि उत्तर पश्चिम के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको नॉर्थ वेस्ट की जगह पे बताना है कि क्या आएगा। देखिए बहुत सिंपल है। पहले जो हमारा नॉर्थ वेस्ट था, पहले जो हमारा नॉर्थ वेस्ट था वो ये था। अब हमारा वो क्या हो जाएगा, अब जो हमारा वो चीज़ बनेगी वो बन जाएगा साउथ वेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका आ चुका है साउथ और ये है वेस्ट, तो साउथ वेस्ट ये होगा कंप्लीटली। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर्ड दिया हुआ है, इससे क्या क्या वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की स्पेलिंग देखिए, उसमें से देखिए कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। तो इसमें से फ्रैक्चर वर्ड बनाया सकता है, FRACTURE, बाकी कोई नहीं बनाया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें पी है ही नहीं, इसमें भी पी नहीं है, पी वर्ड है नहीं इसमें। और फ्रैक्चर बना सकते हैं, VUL है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में एल नहीं है कहीं भी, तो ये वर्ड नहीं बन सकता, सी ही केवल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया हुआ है और कैसे हम उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं बेटर वे में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे एक हमें मिरर इमेज दी हुई है, इसका मिरर क्या बनेगा ये हमें बताना है। तो इसकी जो दर्पण छवि बनेगी वो डी वाला बनेगा ऑप्शन। यहाँ पे जो ये इस तरीके से दिया हुआ है, इसका तो ऐसे आएगा और ये है तो ऐसे आएगा, और ये वाली इमेज बनेगी, फिर ये वाली इमेज बनेगी। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ भी पिक्चर्स दी हुई हैं और इन पिक्चर्स में हमें बताना है कि इसका करेक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा। या फिर लिखा हुआ है प्रॉब्लम फिगर एक्स, ये इसका प्रॉब्लम फिगर है और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस में हमें ये बताना है कि जो डॉटेड लाइन है अगर इसमें से इसका मिरर इमेज क्या हो। मिरर इमेज इसका यही होगा, देखिए इसका ठीक मिरर यही है, मिरर में देखोगे ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। मिरर में कोई चीज़ देखने पे कैसी बनती है, और ये सब जो क्वेश्चंस है ना वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12 6 3 2 8, 12 लिखा हुआ फिर 6 लिखा हुआ फिर 3 फिर 2 फिर 8। अब ये लिखा हुआ है प्लस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखिए प्लस, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके, डिवाइड, डिवाइड का मतलब आपको क्या दिया हुआ है, डिवाइड का मतलब दिया हुआ है माइनस, और यहाँ पे डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, और डिवाइड का मतलब एक डिवाइड और प्लस दोनों मैंने एक जैसे लिख दिए हैं, बट हमें देखना होगा इसका करेक्ट कि एक्चुअल में क्या है। जूम करना पड़ेगा मुझे इस क्वेश्चन को, और इसमें लिखा हुआ है तो डिवाइड का अर्थ, माइनस का अर्थ डिवाइड है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई हमने कर दिया, डिवाइड का अर्थ हमें नहीं पता, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। और माइनस का अर्थ हमें दिया हुआ है, तो माइनस का अर्थ माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ डिवाइड है, राइट। ये जो माइनस है ना, माइनस का अर्थ डिवाइड दिया हुआ है। ओके, माइनस का अर्थ डिवाइड दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो प्लस दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये चीज़ हमें बताना है। तो 3 2 जा सबसे पहले तो 6 होगा, और इसके बाद में अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये देखिए 3 2 होगा और ये 1 हो जाएगा कम्प्लीटली, 12 और 8 अगर हम देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। 12 12 को डिवाइड 6 6 और 8, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा। करेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड हो सकता है, फिर डिवाइड हो सकता है मल्टीप्लाई का मतलब, तभी तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 72 और डिवाइडेड बाय ए 3, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, और फिर इसको अगर आप डिवाइड कर देते हो 8 6, नहीं ये गलत है। मुझे क्वेश्चन एक बार देखना होगा कि इसका करेक्ट क्या हो सकता है, इसकी क्या मीनिंग है ये हमें देखना पड़ेगा। और एक बार इस क्वेश्चंस को देखने के बाद ही हम इसके करेक्ट आंसर्स तक पहुंच सकते हैं कि यार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुझे एक बार क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ड की मिस्टेक्स इसमें है, और वो क्या है वही चीज़ हमें देखनी है। इसमें लिखा हुआ है 12, राइट। तो 12
डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 -2 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब हमें देखना है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो बोर्ड मास रूल अगर हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस माइनस और 2 दिया हुआ है। 3 2 जा 6। एक सेकेंड, यहाँ पे सबसे पहले तो ये प्लस दिया हुआ है, तो प्लस का मतलब तो डिवाइड है, तो 12 डिवाइडेड बाय 6। फिर इस डिवाइड का मतलब माइनस है, तो -3। और फिर इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 + 8। अब इसको सॉल्व कर डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। माइनस 3 2 जा 6 + 8, तो 8 2 आएगा ना यहाँ पे। 2 - 6 + 8, तो 8 और 2 ये हो जाएंगे 10। 10 - 6 4। सबसे पहले इसको हमने सॉल्व किया तो 2 आ गया, और 3 2 जा 6 हो गया, और ये 8 हो गया। तो 8 और 2 10, 10 में से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें जो ये वाली आकृति है इसका हमें बताना है कि करेक्ट क्या होगा, कौन सी आकृति इसमें शामिल है, ये हमें देखना है। तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर डी में ये जो है ना, ये जो इसका हाथ बना हुआ है वो इसी में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है कि 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइड बाय 8, और कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 9। अब ये 9 कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 -2 और डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है। करेक्ट, ये प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी मैंने डिवाइड लिख दिया है, यस प्लस लिखा हुआ है। ओके, अब मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पे देखिए, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है। करेक्ट, डिवाइड का मतलब डिवाइड, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, यदि डिवाइड का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है, यानी कि माइनस ये 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 है यहाँ पे। एक सेकंड, इस चीज़ को हमें एक बार करेक्ट करना पड़ेगा यार, बार बार हमें देखना पड़ रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, 16 है, तो 16 आफ्टर चेंज कर लेते हैं, 16 और ये हो जाएगा प्लस का 3 और -5 डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग तो ये पहले हम डिवाइड करने वाले हैं। तो 16 + 3 -5/2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 + 3 -5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 18 - 10, यानी कि 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर जो 8 है, ऑप्शन नंबर 8 नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर 9 होना चाहिए। 19 होगा, 16 और 3, 19 में से 10 को माइनस करेंगे तो 9 होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, एक भी क्वेश्चंस मैं मिस नहीं करने वाला। जो भी आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 49 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और नितिन का 18वें स्थान पर है ऊपर से, तो अंतिम स्थान पे क्या होगा? मैंने बोला है कुछ नहीं करना है। 49 टोटल है, इसमें 1 प्लस कर दो, 50 हो गया, और इसमें से 18 को माइनस कर दो, तो इसका आंसर तुरंत आपके सामने होगा। तो आप देखोगे 32 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, और इसमें हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। बहुत सिंपल है, इस वाला ये जो है ना, ये वाली पिक्चर्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, और इससे वो कंप्लीटली इमेज सही होगी। ये पिक्चर दी हुई है, किससे संबंधित नहीं है, किनसे संबंधित नहीं है? तो आप देखिए कि इसमें जो है वो जो ऑप्शन नंबर सी है वो एक समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि सब में अलग अलग तरीके की पिक्चर्स दी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस पिक्चर्स को भी देखिए और बताइए कि इसके जल में कैसी छवि बनेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। देखिए, इसका ये बनेगा, 3 का ये बनेगा, एम का ये बनेगा,
1 का ही और ए का ही। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि रीचा माया रीचा दादी के भाई की इकलौती बेटी है तो माया की बेटी रीचा कैसे संबंधित है? यदि माया रीचा की दादी के भाई, माया रीचा की दादी, अब रीचा की दादी, अब मान लीजिए रीचा यहाँ पे है, रीचा की दादी यहाँ पे होगी, रीचा की दादी, रीचा के दादी के भाई, रीचा के दादी के भाई इसी जनरेशन में होंगे, ये दादी हैं और ये उसके भाई हो गए, ये भाई हो गए। और भाई की इकलौती बेटी है, मतलब भाई की इकलौती बेटी ये हो गई। तो माया की बेटी, माया की बेटी यदि माया रीचा की दादी, माया यदि माया रीचा की दादी के भाई, माया यहाँ पे है, माया यहाँ पे है, माया रीचा के दादी के भाई की इकलौती बेटी, माया यदि माया रीचा की दादी के भाई की इकलौती बेटी है, मतलब ये माया है, ठीक है, माया है। तो माया की बेटी, माया की कोई बेटी होगी, उसका रीचा से क्या संबंध होगा? कजिन्स का संबंध होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये इसी जनरेशन में आएगी, इसकी बेटी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। इसमें ओ दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, पी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे और बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ओ पी क्यू आर एस टी ऊंचाई के अनुसार इनको जमा दिया गया है। अब देखिए, जब इनको ऊंचाई के अनुसार जमाया गया है तो एक बेंच पर खड़े हैं, मतलब पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी एक बेंच पर खड़े हैं, पी ओ से लंबा है। एक बेंच पर सब लोग खड़े हुए हैं, राइट। पी जो है वो ओ से लंबा है, ये क्लियर है, लेकिन एस से छोटा है, और पी जो है एस से छोटा है। केवल एस टी से लंबा है, जो एस है, केवल एस, केवल एस टी से लंबा है, मतलब टी जो है वो एस से भी छोटा है, केवल एस टी से लंबा है, टी से लंबा है, एस टी से लंबा है। आर पी से छोटा है, जो आर है वो पी से क्या है, छोटा है, तो पी इससे बड़ा है आर से, करेक्ट। अब लेकिन क्यू से लंबा है, लेकिन जो क्यू है उससे लंबा है, ये क्यू से लंबा है। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? देखिए, सबसे छोटे की अगर बात करते हैं ना, सबसे छोटे की अगर बात करोगे आप, तो सबसे छोटा आपको देखा है, इसमें कहीं डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P का कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ भी आ रहा है कि P एक से बड़ा है और S केवल बड़ा है, तो ये कैसे कॉन्ट्राडिक्शन? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब समझ में आप किसी को छोटा डिफाइन नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी सेड, ये बताया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि दो स्टेटमेंट को पढ़ करके हमें कॉन्ट्राडिक्शंस वहां पे पता लग रहा है। अब एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने अभी सॉल्व किया है और इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर जो आया था हमें सॉल्व करने के बाद में वो 23 आया था, लेकिन फिर भी एक बार और मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न रहे। यहाँ पे देखिए 16 है, 16 और 16 और ये डिवाइड जो है कि प्लस हो जा रहा है, फिर ये माइनस होगा 6 और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और ये फिर डिवाइड जो है 1/12 हो जाएगा, राइट, 1/12 हो जाएगा, करेक्ट। इसको अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर ये 1/12 हो जाएगा डिवाइड, तो 2 6 जा 12 और ये फिर 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 12 और 8 कम्प्लीटली हो जाएंगे यहाँ पे, 6 2 आ जाएगा यहाँ पे, 16 और ये 20 22, 8 9 10 11 12 13 14 24 हो जाएगा, 24 माइनस 1 23, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट चुके 1। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे हमें काउंट करके बताना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, कितने यहाँ पे ट्राइंगल्स हैं।
बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स होंगे वो 18 होंगे। कैसे देखिए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद में इधर 13 हो जाएगा, ये इधर में ये 14 हो जाएगा। और फिर इधर से देखोगे 14 के बाद में तो ये कम्प्लीटली, ये 14 के बाद 15 हो गया, ये हमारा कम्प्लीटली 16 हो गया। और ये जो है पूरा 16 के बाद से अगर आप देखोगे तो ये जो है यहाँ से एक आएगा, ये वाला 17 होगा। फिर यहाँ पे ये देखोगे तो ये 18 हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर इसमें टोटल 18 यहाँ पे ट्राइंगल्स हैं। नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स हैं वो 18 है। इसको भी हमने काउंट करा है, ये एक ट्राइंगल है और फिर ये एक ट्राइंगल है, 17 18 में इसको काउंट किया है। तो नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स हैं वो 18 है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक घड़ी में 3 बजे हैं। कितने हैं? 3 बजे हैं, करेक्ट। और इसे 10 डिग्री पर इस प्रकार घुमाया जाता है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है। इस प्रकार घुमा दिया जाता है कि उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है। और तो घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करेगी? 12 है, 6, 3, 9। बोला 3 बज रहे हैं, मतलब ये समझ जाओ कि ये बज रहे हैं 3, ठीक है। ये आवर एंड है और ये मिनट एंड है। 10 डिग्री पर इस प्रकार घुमाया जाता है कि मिनट की सुई ऐसे इस तरीके से घुमाया जा रहा है कि ये जो मिनट की सुई है ना वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूम रही है। ये जो मिनट की सुई आकर के ये नॉर्थ ईस्ट पे आ गई, ये नॉर्थ ईस्ट पे आ गई है यहाँ पे। अच्छा, जब नॉर्थ ईस्ट पे आएगी ये जो आवर एंड है वो कहीं ना कहीं इस पे आ जाएगी। आवर एंड इस प्रकार आ जाएगी, आवर एंड इस पे आ जाएगी, साउथ ईस्ट पे आ जाएगी। अगर ये नॉर्थ ईस्ट पे है तो ये साउथ ईस्ट में आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी घड़ी है ना वो साउथ ईस्ट की तरफ इशारा कर रही है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। आपको दिशाओं का ज्ञान कंप्लीटली है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ये अगर नॉर्थ ईस्ट है, ये अगर नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका पता है ये साउथ ईस्ट होता है। नॉर्थ वेस्ट आपका ये होता है, साउथ ईस्ट की तरफ इशारा कर रही है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक में दिया हुआ है कि कौन सा विकल्प दर्पण छवि जैसा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंप्लीट इसका विकल्प दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए रीजनिंग के अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए ना सफिशियंट्स हैं। इन क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इसको कर लिया तो सफिशियंट है आपके लिए। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, चलिए। गिवन ए एंड बी आर द मैरिड कपल, ये हस्बैंड वाइफ है, ए और बी हस्बैंड और वाइफ है। और एक्स एंड वाई आर द ब्रदर ऑफ एक्स। एक्स एंड वाई आर ब्रदर ऑफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए। ए के भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं एक दूसरे के। हाउ इज रिलेटेड वाई टू बी, वाई की ये क्या लगने वाली है भाई? ये ब्रदर इन लॉ लगने वाली है, ब्रदर इन लॉ। सो ब्रदर इन लॉ आएगा। ये एक ही जनरेशन में आएंगे, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं बना नहीं पाया। ये जैसे ए बी आ गया ना तो ये हो जाएगा एक्स और वाई, तो वाई का ये क्या है? ब्रदर इन लॉ है। चलिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। बस इक्वेशन में ना इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे लिख लिया करो पहले, और फिर जो क्वेश्चंस में जो मीनिंग चेंज हो रही है उसको लिख लो। भैया इसकी मीनिंग तो मल्टीप्लाई हो रही है और ये 1/5 हो जाएगा। फिर प्लस हो जा रहा है ये 10 -3 और मल्टीप्लाई 5 3 से 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 - 10, 13 - 5 3 से 15 होगा ना यार। ये ऐसा होगा 15 डिवाइडेड बाय 15 दिया हुआ है ना, 15 डिवाइडेड बाय 5 होगा ना सबसे पहले तो। फिर उसके बाद में प्लस का 10 होगा, फिर उसके बाद में माइनस का 5 × 3 हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 प्लस 10 माइनस का 15
इसको देखेंगे 5 3 ज़ा 15, 10 और ये 3 हो जाएगा, -15 यानी कि माइनस का 2 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आई होप कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ आई है। इसके अलावा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। जो डाउट रहता है उस डाउट को क्लियर करते हैं। इसके लिए आप ये जान सकते हो, मेंटरशिप से जुड़ने के लिए इस नंबर पे कॉल करिए या फिर यूट्यूब पे ही ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ले सकते हैं, कंप्लीट कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। सारी जो क्लासेस हम वो देख सकते हो, रिवीजन क्लासेस देख सकते हो। इसके अलावा हमारा प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन हमने करा रखा है सैनिक स्कूल के लिए। और इसके अलावा नवोदय के पूरे 20 साल के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं। अगर आपने इतना कर लिया, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में 1-to-1 हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स के अलावा पूरा जो टारगेट बैच है हमारा, ये आपको कंप्लीट मिलेगा। इस टारगेट बैच में पूरा कोर्स कंप्लीट कराया गया है सैनिक स्कूल का। और मैं कहता हूँ अगर आप इसकी तैयारी करते हो ना, तो स्टेट लेवल के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, लाइक 9th क्लास के लिए या फिर 6th क्लास के लिए, सारे के प्रोग्राम्स हैं। अगर आपको हमारी बातें, हमारी लैंग्वेजेस समझ में आती है और आपको लगता है कि सर के साथ जुड़ करके हम एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो पूरी तैयारी हम कराने पर फोकस करते हैं। सो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कुछ अपडेट सुझाव भी देना हो तो आप दे सकते हैं। सो थैंक यू so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.